हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव में, जहाँ मैं आपके साथ आज प्रॉमिस इन पीसेस का लास्ट एपिसोड शेयर करने वाली हूँ। आई नो कि इट्स टू लेट, लाइक इस फैन फिक्शन को 1 साल होने वाला है कुछ दिनों में एंड अभी फिनिश हो रही है। बट ये ऐसे ही है, लाइक मेरी सिचुएशन ऐसी रहती है, मैं कोई भी फैन फिक्शन टाइम पर फिनिश ही नहीं कर पाती। एक्स्ट्रा सीक्रेट ही थी जो मेरे ख्याल से टाइम पर ख़त्म हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था उसे। बाकी सबके साथ ऐसे ही होता है। सो मैं इसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ एंड आई होप कि इसको मैं एक अच्छी एंडिंग दे पाऊँ। एंड फैन फिक्शन के साथ लोचे तो रहे ही हैं, इस फैन फिक्शन के साथ तो बहुत रहे हैं। सो मैं उन सभी से जो मेरी फैन फिक्शन सुनते आए शुरू से लेकर अभी तक, उन सभी से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। मेरे अनजाने में जानकर बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है इस एफ़एफ़ के साथ, जो मेरी तरफ से हुई है, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। सच में मैं इस फैन फिक्शन को उतनी तवज्जो नहीं दे पाई थी, लाइक इसकी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहता है यहाँ पे। अभी भी मैं यहाँ पे ठंड में ही हूँ, छत पे हूँ एंड भाग कर आई तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही होगी, मेरी ब्रीथिंग थोड़ी स्लो नहीं है अभी, बट दैट्स ओके। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि मैं कुछ पिटी फील करवाना चाहती हूँ, जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट कि यहाँ थोड़ी ठंड ज़्यादा है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ठंड इतनी बढ़ जाती है कि रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। सो द पॉइंट इज़ कि यहाँ कुछ ना कुछ लोचे रहते हैं। सो इसीलिए मैं इस फिल्म फिक्शन को उतनी तवज्जो नहीं दे पाई, इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन एट दिस पॉइंट मैं इसको एक अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने बाकी फैन फिक्शंस को अब कंटिन्यू कर सकूँ। एंड बस होप करती हूँ कि उनके साथ वो सब ना हो जो मेरी प्रीवियस फैन फिक्शंस के साथ और प्रॉमिस इन पीसेस के साथ हुआ था। बस मैं होप ही कर सकती हूँ। एंड एपिसोड शुरू करने से पहले मैं वंस अगेन कहूँगी, आई एम वेरी सॉरी गाइज, लिटरली आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद मैं पहली ऐसी फैन फिक्शन एक्सप्लेनर होंगी जिससे इतना लोचाया जाता है। सो आई एम वेरी सॉरी। एंड अब हम इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वन केसिंग जीशु से शुभ रात्रि कहकर बेड पर लेट जाता है और जीशु भी फिर वहाँ से चला जाता है। अभी हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अभी मॉर्निंग होती है और सारे सैनिक और जीशु स्वयं से ही जो जंग थी उसके लिए तैयार हो रहे होते हैं। अभी तभी वहाँ पे वैन आता है जो कि देखता है कि जीशु भी रेडी ही हो रहा है, लाइक वो जो लोहे के कवच बनाए जाते हैं ना, वो वही पहन रहा होता है। अभी एक सैनिक उसकी हेल्प कर रहा होता है। अभी वैन देखता है उसे, अभी जीशु की नज़र भी वैन पे पड़ती है। अभी वैन कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अभी जीशु स्माइल करता है और कहता है, आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अभी वैन हल्की सी स्माइल करता है, फिर कैम्प के अंदर आता है और जो सैनिक अपने जीशु को तैयार कर रहा था ना, लाइक जो कवच बना रहा था, उन्हें देखता है और कहता है, आप जाइए, ये मैं खुद कर लूँगा। अभी जीशु एकदम हैरान। अभी वो सैनिक जीशु को और वैन को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। अभी वैन जो होता है वो उस कवच को सेट करने लग जाता है अपने जीशु के ऊपर, और अभी जीशु तो वैन को ही देख रहा होता है। वैन केसिंग एकदम फोकस लग रहा होता है, पर वो नोटिस कर रहा था कि जीशु सही देख रहा है। अभी जो अपना वैन होता है वो कहता है, बात पूछ सकता हूँ आपसे? अभी जो अपना जीशु था वो कहता है, पूछिए। अभी वैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, अगर मैं आपसे कुछ मांगूँ तो आप देंगे? अभी जीशु वैन की तरफ देखता है, उसके गाल पे हाथ रखता है, स्माइल करता है और कहता है, मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही तो है, कहिए क्या चाहिए आपको? अभी जो वैन होता है वो तो जीशु को देखने लग जाता है एंड उसके ईयर्स भी पिंक होने लग जाते हैं और चीक्स भी। अभी जो अपना जीशु होता है वो नोटिस करता है और कहता है, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अभी उसकी बात सुनकर वैन सेंस में आता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। अभी जो जीशु होता है वो कहता है, नहीं आपके गाल और कान लाल हो रहे हैं, सब ठीक है ना?
अभी वैन कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अब वो सब छोड़िए, मेरी बात सुनिए पहले। अभी शिशु कहता है हाँ बोलिए क्या चाहिए आपको। अभी वैन कहता है मैं आपके साथ जंग में जाना चाहता हूँ। अभी ये बात सुनकर शिशु के चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो एकदम ही चेंज हो जाते हैं। जहाँ वो अभी एकदम सॉफ्ट था उसके भाव ही चेंज हो जाते हैं। वो जो हाथ रखे था अपनी गाल पे वो भी हटा लेता है और कहता है दिमाग खराब है आपका। अभी वैन कहता है दिमाग खराब नहीं है, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। अभी शिशु कहता है पागल हो गए हैं आप। अभी शिशु कहता है वो जंग है, जंग कोई मिला नहीं है जहाँ पे आपको जाना है। अभी वैन कहता है जंग क्या होती है मैं बेहतर जानता हूँ, पिता खोए हैं मैंने वहाँ पे, आप मुझे ना बताइए, मुझे आपके साथ जाना है और आपको मुझे अनुमति देनी होगी। अभी चुप ना शिशु था कहता है जब अनुमति मांग ही रहे हैं तो सुनिए, मेरा जवाब ना है, आप नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। अभी वैन कहता है मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अभी शिशु कहता है आप समझ क्यों नहीं रहे मैन, वहाँ पर ज़िंदगी मौत दोनों का कोई भरोसा नहीं है, कौन कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं चलता, और वहाँ जाते हैं बिना किसी तैयारी के। अभी जो बना था वो कहता है आपने सिखाया है ना मुझे, वो सारा ज्ञान वहाँ पे देना चाहता हूँ, और अब मुझे ना कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे कहा था ना कि आप मेरा साथ देंगे मेरे पिता का बदला लेने में, तो जब आप मेरा साथ देना चाहते हैं तो मैं क्यों ना दूँ। अभी जब नंदिश होता है वैन के पास आता है, वैन के दोनों गालों को पकड़ता है और कहता है वैन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ हालात अलग हैं यहाँ अलग, अगर आप वहाँ चलेंगे और भगवान न करे अगर आपको कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूँगा बताइए, क्या करूँगा मैं, काकी माँ को क्या जवाब दूँगा, उन मच्छर का क्या होगा जो उन्हें देकर आया हूँ बताइए। अभी जो अपना शिशु होता है उसके दोनों हाथों को वैन हटाता है अपने गाल से और उन्हें होल्ड करता है और कहता है आपकी काकी माँ को गर्व होगा आप पर भी और मुझ पर भी, यदि मैं जंग में गया के लिए जब वो देखेंगी ना कि उनका बेटा कितना बदल गया है उनकी शिशु की वजह से, तो खुशी और गर्व से उनकी आंखें भर जाएंगी। मैं आपसे विनती करता हूँ शिशु, मुझे साथ आने की अनुमति दे दीजिए, वरना फिर मैं आपकी सहायता नहीं ले पाऊँगा सार्जेंट को मारने में। अभी शिशु से हेल्पलेसनेस वाले एक्सप्रेशन के साथ देखता रहता है, फिर कहता है आपको पता है बहुत बुरे हैं। अभी मैंने स्माइल करता है और कहता है जानता हूँ इसलिए तो आपसे विवाह किया है। और ये कहकर जो अपना शिशु होता है वो भी हल्का सा हंसता है और वैन भी। अभी तभी वैन की नज़र वहाँ पर दूसरे रखे ज़राब अख्तर पे जाती है। ज़राब अख्तर वही होता है जो वॉरियर्स पहनते हैं लोहे का, उस पर उसकी नज़र आती है। तो फिर वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है चलिए आपको मैंने बना दिया आप मुझे बना दीजिए। अभी जो शिशु होता है वो वैन के बालों को हल्का सा रब करता है, फिर कहता है ठीक है। अभी शिशु वैन को वो ज़राब अख्तर पहनाता है और वैन के सिंह चुपचाप से बस खड़ा रहता है। जब अपना शिशु से पहना देता है फिर वो वैन से कहता है वैन एक बार फिर सोच लीजिए, ये सब करना आवश्यक नहीं है। अभी जो अपना वैन होता है कहता है बेशक आवश्यक है और मैं ऐसा ही करूँगा और आपको निराश नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ये जंग भी आप जीतेंगे और इसके बाद हम दोनों मिलकर हमारे भूत घाटी को भी वापस जीतेंगे और फिर साथ में जश्न मनाएंगे। अभी शिशु बस हल्के से स्माइल करता है। अभी हमें वहाँ पर जंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों तरफ से सोल्जर्स खड़े होते हैं और जो अपना वैन होता है वो शिशु के बगल में खड़ा होता है। अभी जो सारे सेनानी थे जो अपने शिशु के थे वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे वैन के सिंह को वहाँ पर देखकर। एंड दूसरी तरफ के जो सेनानी थे वो लोग इस चीज़ को काफ़ी फ़नी में ले रहे थे क्योंकि वो उनकी ही सेना थी जिनसे अपने शिशु की बहस हो गई थी जब वैन और शिशु की शादी होने वाली थी। तो वहाँ पे 2-3 राजा थे जो कि वैन के सिंह की काफ़ी इंसल्ट कर रहे थे। तो उनमें से एक राजा तो इस जंग में शामिल नहीं था, लेकिन बाकी के जो 2 राजा थे वो इस जंग का हिस्सा थे।
तो वो लोग तो काफ़ी फ़नी वे में ले रहे थे, तो उनकी सेना भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिल थी। लाइक वो लोग काफ़ी फ़नी वे में इस बात को ले रहे थे कि ये लड़का कैसे सब कर सकता है। अभी वो जो राजा था, जो कि बोला था कि ये तो लड़कियों से भी नाज़ुक है, वो एक हाथी के ऊपर बैठा था और वो एकदम ही चिल्लाकर बोलता है, क्या बात है, क्या चार मौसम जागीर में सेना की कमी हो गई है, जो अब राजकुमार वैन भी लड़ने के लिए आए हैं। अभी जो शिशु होता है वो कहता है, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस इस जंग की फ़िक्र कीजिए। अभी जो राजा था कहता है, हाँ, हम यहाँ पर जंग लड़ने आए हैं, तो हमें उसी की फ़िक्र करनी चाहिए, है ना राजकुमार। वैसे आपकी सेना पहले से तो ज़्यादा लग रही है, किंतु अभी भी हमसे कमज़ोर ही है। अभी शिशु कहता है, कमज़ोर और ताकतवर का फैसला इस बात से नहीं होता कि किसकी कितनी सेना है, परंतु बड़े अफसोस की बात है, आप जैसा मूर्ख राजा ये बात भी नहीं समझ सकता। आप ना तो राजा बनने योग्य हैं और ना ही मनुष्य बनने योग्य हैं। अभी जो राजा होता है उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है अभी, पर वो कुछ बोलता नहीं है और उसके 1-2 मिनट के बाद ही जो यलगार का विपुल होता है वो बच जाता है एंड दोनों ही टीम एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं एंड वहाँ पर काफ़ी भीषण जो खून खराब होता है वो शुरू हो जाता है। दोनों ही टीम आपस में लड़े जा रही होती है एंड शिशु, राजा, वेनकेसिंग और उसके साथ जो दूसरा लड़ा था वो सब भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन अभी वो लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे थे। अभी जो बाकी सेना थे उन्हीं से वो लोग लड़ रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा इंटेंस फाइट वहाँ पे हो रही होती है। लेकिन जो अपना शिशु होता है वो एक सैनिक को मार ही रहा होता है और तभी उसका ध्यान अपने वैन के ऊपर जाता है, जो कि काफ़ी शार्पली जो फाइट थी वो कर रहा होता है। उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि वो लड़का है जिससे वो जंगल में मिला था, जो प्रचार लगता था। आई वो एकदम ही क्रूर शासक की तरह था, जो कि वहाँ जंग के मैदान में फ़तेह की भूख लिए था। अभी जो शिशु था वो उसे देख के काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। ऐसे नहीं कि मतलब फॉन्डली उसे देख रहा है, बट वो इम्प्रेस हुआ था उसके अंदर के आए बदलाव देखकर। अभी जिस इंसान को शिशु मारा था वो इंसान तो अभी फ्री था, क्योंकि शिशु ने उसे मारना बंद कर दिया था, वो तो वैन की तरफ देख रहा था ना। तो वो इंसान अभी जो शिशु था उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक सैनिक उसे रोक लेता है उसके वार को क्रॉस करके। अभी जो शिशु था वो दिखता है एंड फिर वो उस इंसान की तरफ देखता है जिससे वार रहा था और फिर अपने जो सैनिक था उसकी तरफ कहता है धन्यवाद, और फिर वो उस इंसान को पकड़ता है और उसे तलवार से स्टैब कर देता है। उसके बाद वो वैन की तरफ फिर नहीं देखता एंड जो खूंखार पना उसका था वो वापस आ गया होता है एंड वो वापस से जंग में इन्वॉल्व हो गया होता है। पर अब जो सिचुएशन थी वो शिशु के कंट्रोल में ही आ गई थी, क्योंकि एक तो उसके पास अब सेना ज़्यादा थी और दूसरी बात जो उसके सैनिक थे जिनको पहले अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था सबको एक साथ, क्योंकि बहुत सारे सैनिक थे एंड वैद्य उतने सारे नहीं थे, तो अब उनको भी अच्छे से ट्रीटमेंट मिल गया था, क्योंकि वहाँ पर वेनकेसिंग आया था, उसके साथ और भी वैद्य आए थे। तो जितने भी जो सैनिक थे उनको ट्रीटमेंट तो मिल ही गया था, तो वो भी अच्छे से हो गए थे, जो कि जंग में अभी शिशु के साथ थे एंड वेनकेसिंग भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था एंड शिशु तो वैसे भी बहुत अच्छी फाइट करता था। तो वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो अभी शिशु के ही कंट्रोल में थी। अभी शिशु के जो फाइट थे ना वो उनमें से जो 2 राजा थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा वैन किया अपमान किया था, उनमें से एक से उसकी फाइट होने लग जाती है एंड काफ़ी भयंकर उनकी फाइट चल रही होती है। तभी जो वो राजा था ना जो भी हाथी पे बैठ के जो अपना शिशु था उसका और वैन का अपमान करा था, वो वहाँ पर आता है अपने शिशु को मारने के लिए, लेकिन बैक साइड से, लाइक वो पीठ पे खंजर भोंकते हैं ना वैसा वाला वो करने वाला था। लेकिन तभी जब अपना वैन आता है वो उसके तलवार को
अपनी तलवार से डॉज कर देता है और उसे किक मार के जो ज़मीन थी वहाँ पे गिरा देता है। अभी आवाज़ सुनकर जो अपना शिष्य होता है वो उसकी तरफ देखता है पलट के, लेकिन तब तक जो अपना वन था उसने अपनी तलवार उस राजा के गर्दन पे रख दी होती है। अभी शिशु और वो राजा जिससे शिशु की फाइट हो रही थी वो दोनों ही वेन केसिंग और उस राजा को देख रहे होते हैं। एंड जो अपना वो राजा था वो तो बहुत ही हैरान था वेन केसिंग के ऐसे रूप को देखकर। लाइक उसने उस राजा के चेस्ट पर पाँव रखा हुआ था एंड उसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई थी। एंड जो अपना शिशु था उसके चेहरे पे एक प्राउड वाली स्माइल आ जाती है, जैसे कि वो मन में कह रहा हो दैट्स लाइक माय बॉय। अभी जो वो राजा होता है उसे वेन केसिंग देख रहा होता है और कहता है आपने भी पूछा था ना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अब आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ केवल आपके लिए, आपको धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे पहचाना। सही कहा था आपने, मैं एक स्त्री की तरह हूँ, कोमल और घातक। मेरी कोमलता को आपने बहुत अच्छे से पहचाना है। अब मैं कितना घातक हूँ मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी शिशु वापस से उस आदमी की तरफ पलटता है एंड उससे फाइट करने लग जाता है। एंड वो आदमी भी फिर अपने सेंस में आ गया होता है और वो भी शिशु से फाइट कर रहा होता है। मेरे बार जो राजा होता है वो फिर को दिख रहा होता है एंड मैंने काफ़ी ज़्यादा डेडली लग रहा होता है इस समय। उसके चेहरे पे हाथ पैर पे खून लगा था एंड वो जख्मी भी था, उसके पूरे बाल खोले हुए थे एंड वो बहुत डेंजरस लग रहा था। अभी वो राजा कहता है नहीं 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 राजकुमार, आप मुझे मारिए मत, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपकी आपकी शक्तियों को समझा नहीं, आपका अपमान किया, किंतु मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जीवन दान दीजिए। अभी जो ब्राह्मण होता है वो उसे देख के सरकास्टिकली हंसता है और कहता है ये है आपका पौरुष, ये जो आज मृत्यु को समक्ष देखकर दया की भीख मांग रहे हैं हम, ये पौरुष है आपका। मुझे कह रहे थे ना स्त्री की तरह हूँ, स्त्री का मतलब भी जानते हैं आप? स्त्री की ताकत उसकी दुर्बलता कुछ पता भी है? दोस्तों का मजाक बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी तरह बनना, उसके रातों में रहना बहुत मुश्किल। मैं आशा करता हूँ कि आपको मरने से पहले ये बात समझ में आ जाए। अब ये कहकर वो उस आदमी के छाती से अपना पैर हटा लेता है और तलवार भी हटा देता है और उसके जो सैनिक होते हैं लाइक जो अपने वेन केसिंग और शिशु के सैनिक थे वो उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने दया की भीख मांगी है तो काइंड ऑफ वो हार ही गया, तो लोग उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन अभी शिशु की फाइट उस आदमी से चल रही होती है, उस राजा से दूसरे वाले से, एंड उनकी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है। शिशु भी अच्छे से लड़ रहा होता है और वो आदमी भी, लेकिन तब तक वो जो आदमी था उसकी सेना हार चुकी होती है एंड जो अपना राजा होता है अंततः वो भी हार ही जाता है। सो फाइनली जो अपना शिशु था वो इतने टाइम की मेहनत अपनी सफल कर गया था। उसने अपनी लाइफ में अपनी पहली जीत दर्ज की थी अपनी सेना और अपने वेन केसिंग की हेल्प से। लाइक ये उसकी पहली जीत थी जो उसने जीती थी, वरना कुछ जंग रही थी जिसमें उसने असिस्ट किया था, लेकिन ये उसकी पहली थी जंग जो उसने खुद से मतलब लीड की थी। तो इसकी पहली जीत थी जो सेना और वेन केसिंग की वजह से सफल रही थी। अभी ये डिक्लेरेशन हो जाता है कि लाइक ये जंग जो है वो ऑब्वियसली जो अपना शिशु है वही जीता है, लेकिन उससे पहले ही जो वेन था वो वहाँ पर जो वैद्य थे कई सारे उनको उसने पहले बुला के रखा था, तो ये डिक्लेरेशन हुआ भी नहीं था। इससे पहले ही जो अपना वेन था उसने एक दास से कहकर जितने भी वैद्य थे उनको वहाँ पे बुलवा लिया था और वो सभी को जो घायल थे उनकी टीम के दूसरे वाली टीम के उन सभी को उठा कर उन वैद्य लोगों के हेल्प से लेकर जाता ट्रीटमेंट के लिए। और अपना शिशु था
उसे देख रहा था। वो ये देखकर एकदम ही हैरान रह गया था कि वह कितना अलग है दूसरों से। लाइक वो अपने दोनों कर्तव्य निभा रहा था, एक सिपाही का भी और एक वैद्य का भी। उसने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर एक जंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उसने सैनिकों को मारा, सैनिकों को घायल किया। लेकिन अब जब वो जंग खत्म हो गई है तो वो एक वैद्य की तरह निस्वार्थ होकर दोनों टीम के लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे खुद भी चोट लग गई है। सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था वैन केसिंग से। अभी जो ये डिक्लेरेशन था ये हो गया होता है, एंड उसके बाद सभी लोग, जितने भी लोग थे, उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। अभी हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है, वही कैंप जहाँ पर अभी ट्रीटमेंट चल रहा था। वहाँ पर कई सारे जो सैनिक थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, एंड जो दो राजा थे उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। एंड जो अपना शिशु था वो अभी चुपचाप ही वहाँ पर खड़ा था और अपने सभी साथियों को देख रहा था। लाइक उसके जितने भी सेना के लोग थे जो घायल थे, उन सभी को देख रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। लाइक जंग किसी को पसंद नहीं होती, एंड किसी हार्ट रखने वाले इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दूसरे इंसान का खून बहे या उसके लोगों का खून बहे। तो उसे भी काफ़ी बुरा लग रहा था। अभी जो अपना शिशु था फिर वैन की तरफ देखता है, जो कि सभी वैद्यों के साथ बिजी था उन सभी लोगों को ट्रीट करने के लिए। अभी वो फिर वापस से अपने सैनिकों को देखने लग जाता है। उसे अच्छा लग रहा था कि वैन केसिंग जो है वो जो सैनिक हैं उनकी ट्रीटमेंट में लगा हुआ है, पर उससे वैन केसिंग की चिंता भी हो रही थी क्योंकि घायल तो वो भी था एंड उसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। अभी जो अपना वैन था उसके साथ एक वैद्य था, वो कहता है, राजकुमार आपको अपनी चोट का इलाज करवाना रहना चाहिए पहले। अभी वैन कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा भी लोगों को ज़रूरत है। अभी जो अपना वैद्य होता है वो कहते हैं आपके हाथों से खून बह रहा है, ऐसे तो ना आप उन लोगों की सहायता कर पाएंगे ना खुद की। अभी जो वैन होता है उन्हें देखता है। अभी वो वैद्य कहता है आपका खून यहाँ पे गिरेगा, वैसे भी ये जगह दूषित हो जाएगी। अभी जो वैन होता है वो उनके ऊपर नोट करता है। अभी जो वो वैद्य था वो एक दूसरे वैद्य से कहता है कि वो वैन को ट्रीट कर दे। अभी वैन केसिंग भी बिल्कुल नानों को नहीं कहता, लेकिन उसका ध्यान फिर शिशु की तरफ जाता है जिसने ट्रीटमेंट नहीं करवाया था। अभी वैन केसिंग उस वैद्य की तरफ देखता है, फिर शिशु की तरफ देखता है और उठ के अपने शिशु के पास आता है और कहता है आपने मरहम नहीं लगवाया। अभी शिशु कहता है बाद में, पहले इन सबका इलाज हो जाए, जब तक ये लोग ठीक नहीं हो जाएंगे मुझे चैन नहीं आएगा। अभी वैन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है वो सब ठीक हो जाएंगे, किंतु आपका ठीक होना भी ज़रूरी है। घर पे आपके सब राह देख रहे हैं, अपना इलाज करवा लीजिए। अभी शिशु कहता है ठीक है, पर पहले आप अपना इलाज तो करवाइए। अभी वैन कहता है मैं करवा लूँगा, अभी आप अंदर आइए। ये कहकर वो जो अपना शिशु था उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर लेके आता है, और जो वैद्य उसका ट्रीटमेंट करने वाला था उससे शिशु का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। अभी शिशु कहता है हरगिज़ नहीं, पहले आप अपना इलाज करवाइए। अभी वैद्य कहता है मैं अपना इलाज करवा लूँगा, पहले आप करवाइए अपना इलाज। अभी शिशु कुछ बोलने वाला होता है, तभी जो वैद्य होता है वो कहता है अगर आपने अपना इलाज नहीं करवाया तो मैं अपना इलाज करवाऊँगा ही नहीं, जाइए जो करना है कर लीजिएगा। अभी शिशु फिर वैन की तरफ देखता है, एक डीप ब्रेथ लेता है और जो वैद्य था उससे उसे ट्रीट करने के लिए कहता है। अभी जो वैद्य था वो उन दोनों की लड़ाई को देख के ऐसी सिचुएशन में हल्का सा स्माइल करता है, क्योंकि जैसे वो लोग लड़ रहे थे वो लिटरली कपल्स की तरह ही लड़ रहे थे। अभी वैन कैसे उस वैद्य को हंसते हुए देखता है, एंड वहाँ पर उन लोगों की जान पहचान तो हो ही गई थी, क्योंकि वैन केसिंग जब यहाँ पर भी रहता था तो भी उन लोगों के साथ वो समय बिताया करता था, क्योंकि उसे वैदिक शिक्षा में काफ़ी रुचि थी ना, तो वो इन लोगों के साथ ही रहता था और जो भी पेशेंट आते थे उन्हें वो ट्रीट भी कर देता था। एंड बाकी टाइम वो जो युद्ध कला का अभ्यास था वो किया करता था। तो इन लोगों से उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। तो फिर जब उस वैद्य को
जो कि लड़के की तरह ही था, उसे हँसते हुए देखता है तो उसके सर पे मारता है एक टपली और कहता है काम पर ध्यान दो। अभी वो इंसान फिर सीरियस होके अपने शिष्य को ट्रीट करता है, उसके बाद वो वैन को भी ट्रीट कर देता है। अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब सभी जो भी सैनिक थे जो कि जीवित बचे थे, उन सबका ट्रीटमेंट हो गया होता है। एंड वो राजा और जो दूसरा वाला राजा था, दोनों का भी ट्रीटमेंट हो गया होता है, लेकिन ऑब्वियसली एकदम से तो कोई ठीक नहीं हो जाता ना, तो उन लोगों को निगरानी में रखा गया होता है। और बाकी सारे जो सैनिक थे जो कि घायल थे, उनको भी ट्रीटमेंट करवा कर वहाँ पर रेस्ट करने के लिए कहा गया होता है। अभी हमें शिष्य को दिखाया जाता है जो कि लेक के पास ही बैठा हुआ होता है। एंड वो जो लेक थी वो उस कैंप से जस्ट बगल में ही थी। लाइक वो जो कैंप था वो लेक के पास ही बनाया गया था, तो वो भी वहीं पे बैठा हुआ था। अभी वह वहाँ पे आता है और उसके पास आके वहीं पे बैठ जाता है। अभी शिशु उसकी तरफ देखता है, मैंने उसे देखकर हल्की सी स्माइल करता है। अभी फिर मैंने कहता है आप बहुत उदास है। अभी शिशु कहता है काश ये सब जंग ये सब कभी होती ना तो कितना अच्छा होता ना। अभी मैंने कहता है मैं भी यही मानता हूँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते, जीवन की वास्तविकता ही यही है। अभी जो शिशु था वो कहता है सही कहा आपने, हम जीवन की वास्तविकता से भाग नहीं सकते। अभी उसके बाद पे वेंकटेश कुछ भी नहीं बोलता है। अभी शिशु फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है आपने आज बहुत अच्छे से लड़ाई की, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अभी वैन कहता है आपकी ये शिक्षा है। अभी शिशु स्माइल करता है और कहता है लेकिन काबिलियत तो आपकी है, तो इसका श्रेय तो आपको मिलना ही चाहिए। अभी शिशु को मैं देखता रहता है, फिर कहता है मेरे अंदर की जो ये काबिलियत है इसे हुनर आपने दिया है, तो इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। अभी शिशु कहता है बहुत अजीब इंसान है आप, अच्छे वाले अजीब। पता है कभी कभी सोचता हूँ कि बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरा विवाह आपसे हुआ। अभी जब मैन होता है वो एकदम ही स्टक हो जाता है बात सुनकर। शिशु भी मैन को देखे जा रहा होता है, लेकिन फिर अपने सेंसेस में आता है और एक सिली सी हंसी हंसने लग जाता है। और जो अपना मैन होता है वो भी अपने सेंसेस में आ जाता है शिशु के हंसने के कारण। अभी जो अपना शिशु होता है वो फिर हंसना बंद कर देता है और सीरियस एक्सप्रेशन से मैन की तरफ देखता है और कहता है एक सवाल पूछूं, सच जवाब देंगे। अभी जो मैन होता है वो कहता है पूछिए। अभी शिशु कहता है रानी काया आपसे अभी भी प्रेम करती हैं, उन्होंने वो अंगूठी अभी भी पहनी हुई है, आपने भी वो अंगूठी पहनी हुई है, इसका मतलब आप भी उनसे प्रेम करते हैं। तो बात क्या थी जिसकी वजह से रानी काया का विवाह तय हो सके राजकुमार से हो गया। अभी जो मैन होता है वो एकदम ही हैरान हो जाता है और अपना फेस साइड कर लेता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो कहता है मुझे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपसे निजी सवाल नहीं करना चाहिए था। अभी मैंने उसकी तरफ पलट के देखता है और कहता है नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए आपको मुझसे क्षमा मांगनी पड़े, और ये कोई ऐसी बात भी नहीं है जो यदि मैं आपको बता दूंगा खुद तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बस अचानक से थोड़ा अजीब महसूस कर रहा था। अभी शिशु कहता है नहीं कोई बात नहीं, आप आप अजीब महसूस कर रहे हैं, हम इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। अभी जब नाविन होता है वो कहता है नहीं, आपने कभी तो मुझसे कुछ मांगा है, मैं इतना भी ना कर पाऊँ तो लालत है मुझ पर। अभी जब नाविन होता है वो फिर एक डीप ब्रेथ लेता है और झील की तरफ देखता है। वो कहता है जिस वन में आप मुझसे मिले थे ना, उसी वन में काया भी मुझसे मिली थी। मुझे बचपन से ही वनों में बहुत रुचि थी, मैं अपना अत्यधिक समय वहीं बिताया करता था जानवरों के बीच।
मुझे जानवरों से कभी भय नहीं लगा, क्योंकि वो अच्छे होते हैं, हम इंसानों की तरह नहीं होते। एक बार क्या है, जंगल में आई थी अपनी सहेलियों के साथ पूजा के लिए वही फूल लेने जो आपको चाहिए था, और मैं उसे वहीं पे मिला था। मैं उसे देखता ही रह गया था। जब पहली बार उसे देखा था, पहली नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था, और शायद उससे भी। हमारे यहाँ पे बातें हुई, और बातें कब दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम जंगल में अक्सर बैठते, बातें करते, और अगर मिल नहीं पाते तो ख़तों के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहते। और गाँवशी थी हमारी दूत, हमारे ख़त पहुँचाया करती थी दूसरे को। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। काय कि पता, हमारे राज्य में, हमारे महल में एक मंत्री हुआ करते थे, बहुत सम्मान था उनका भी। तो काया भी एक राजकुमारी की तरह ही बड़ी हुई थी। काशी उसकी सेविका थी, लेकिन काया की जो रानी थी ना, वो दया सखी थी, और उनका परिवार साउजी के परिवार को बहुत मानता था, और मानता भी क्यों ना। साउजी के पिता, दादाजी सबने बहुत अच्छे से राज्य संभाला था। साउजी भी अपने राज्य के लिए अच्छा ही था, मैंने तो यही सुना था। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए काया का हाथ मांगा। भैया ने एक बार काया को देखा था जब वो अपने नानी के घर गई थी, उससे मिला भी था। कदाचित तभी उसे पसंद कर लिया होगा। फिर साउजी ने उनकी नाना जी से काया का हाथ मांगा, और सम्मान और एहसान के तले दबे नाना जी ने हाँ कर दी, और उन्हें ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। काया के पिता ने भी इस बात को अच्छे से स्वीकार कर लिया, और नाना जी जानते थे कि तायहो सेक पे अपनी बेटी भेजना एक अच्छी बात होगी, वहाँ पे रानी बन के रहेगी। तो काया के पिता मना ही क्यों करते। काया को इन सब बारे में नहीं पता था। जब उसे पता चला, वो तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो ये विवाह नहीं करना चाहती थी, वो इस विवाह के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन उसके परिवार वालों ने, उसके नाना जी नानी जी ने उसे मानसिक रूप से मजबूर किया कि वो इस विवाह के लिए तैयार हो जाए। खाना नहीं खाते थे, उससे बात नहीं करते थे, उसे देखते भी नहीं थे। पूरा घर उसे शादी के लिए मजबूर करने लगा, और नानी जी की तबीयत बिगड़ने के बाद काया की हिम्मत भी टूट गई। उसने विवाह के लिए हाँ कर दी, और हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। काशी काया का एक अंतिम पत्र लेकर मेरे पास आई, और बस हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। अभी जो फ्रांसिस होता है, वो किसी को देख रहा होता है, फिर किसी बहुत ही सैड लग रहा होता है, पर वो रो नहीं रहा होता है, बस जेल को देखे जा रहा होता है। अभी शिशु कहता है, आपको कभी लगा नहीं कि हो सकता है कि जो भी काया ने खत में लिखा वो सब झूठ हो? मैंने स्माइल करता है और शिशु की तरफ देखता है, फिर कहता है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैं काया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी आंखों में जो दर्द, जो तकलीफ़ में देखता हूँ ना अभी भी, वो इस बात की गवाही देती है कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। उसके हाथ में वो अंगूठी उसकी पवित्रता की निशानी है। वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती थी। धोखा देना, छल करना, ये सब उससे नहीं आता। बहुत अच्छी है काया, और उतने ही अच्छे उयान है, वो उससे बहुत प्रेम करते हैं। और मुझे तो इस बात की खुशी है कि उयान से काया की शादी हुई। अगर मुझसे होती तो उसे हमेशा बातें सुननी पड़ती, उसका जीवन मेरी वजह से नर्क बन जाता। तो ये तो अच्छा है ना कि उसका विवाह उयान से हुआ। जो होता है ना, अच्छे के लिए ही होता है। अभी वो फिर शिशु की तरफ देखता है, फिर कहता है,
मेरी छोड़िए, आपने बताइए, आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? अभी जीशु उसे ध्यान से देखता है, फिर अपना सिर हल्का सा नीचे करता है और एक सैड सी स्माइल करता है और कहता है, हाँ या पता नहीं। अभी वैन कहता है, पता नहीं, ये क्या होता है? अभी जो अपना जीशु होता है वो हल्के से हंसता है और कहता है, मैं उसके लिए बहुत कुछ अपने मन में महसूस करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे नहीं पता कि ये प्रेम है कि क्या है, लेकिन उसके साथ रहना चाहता हूँ हमेशा, चाहे वो आसपास रहे या दूर, लेकिन मेरे मन में सदैव उसका ही ख्याल रहता है। अगर ये प्रेम है तो हाँ, करता हूँ मैं प्रेम उससे। अभी वेंकट सिंह से बहुत ध्यान से सुन रहा होता है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है सब सुन के, और वो जीशु को ही देखे जा रहा होता है। अभी जो अपना बहन होता है वो फिर कहता है, कौन है वो वैसे? अभी जीशु उसे ध्यान से देखने लग जाता है। अभी बहन कहता है, बताइए कौन है वो? अच्छा ठीक है, मत बताइए, किंतु इतना तो बता सकते हैं ना कि कहाँ से है? अभी जीशु उसे देखता है और फिर बस हल्के से स्माइल करता है और सर नीचे कर लेता है। अभी बहन कहता है, ठीक है, इतना ही निजी मामला है तो मैं इतना कहूँगा, जब हमारा विवाह टूट जाए तब आप उनसे विवाह कर लेना, और मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे पति साबित होंगे। अभी जब जीशु होता है उसे दिखता है और कहता है, अच्छा? अभी बहन कहता है, हाँ। अभी जीशु फिर कहता है, और अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि विवाह टूटे तो आप क्या करेंगे? अभी जो जीशु होता है उसकी सुनकर वेंकट सिंह एकदम से हैरान हो जाता है। अभी जो जीशु होता है वो फिर फैन के बालों को हल्के से रब करता है और कहता है, मजाक कर रहा था, रात बहुत हो चुकी है, अभी आपको सोना चाहिए, मैं भी सोने जा रहा हूँ, शुभ रात्रि। और उठ कर वहाँ से चला जाता है। और जो वेंकट सिंह होता है वो तो भाई स्टक सा हो जाता है, और उसे जो भी जीशु ने कहा था वो सारी बातें उसके दिमाग में याद आ रही होती हैं, लाइक वो जो प्रेम वाली बात कही वो, और जो विवाह ना टूटने वाली बात जो उसने कही थी वो वाली बातें, और फिर उसे वो क्लोथ याद आता है जो कि उसे जीशु के जो ड्रेसिंग टेबल था उसके नीचे वाले बॉक्स में मिला था ना, वो उसे याद आता है। वो अचानक से ही उसके दिमाग में क्लिक कर गया था। फिर जो नवीन होता है वो कहता है, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राजकुमार मेरे विषय में, नहीं, वो कहाँ और मैं कहाँ, उनकी पसंद मुझसे विपरीत ही होगी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। और ये सब उसके हमने अब इरिटेशन पैदा करा था। अब वो भी वहाँ से उठता है और अपने खेमे में चला जाता है। अभी 2 दिन बाद फिर वेंकट सिंह, जीशु और जो सारी सेना थी वो सभी 4 मौसम जागिर के लिए प्रस्थान करते हैं, और उनके साथ वो 2 राजा भी होते हैं जो उस युद्ध में शामिल थे। एंड अभी वो लोग 4 मौसम जागीर में पहुंच गए होते हैं, एंड राज्य में जितने भी लोग थे वो एक लाइन से खड़े थे और उनके ऊपर फूल फेंक रहे थे। वो बहुत ही खुश थे जीशु की ये फर्स्ट जीत से, लाइक उसकी पहली अपने आप में वाली लड़ाई थी, लाइक मतलब उसने जो पहली लीड की थी उसमें ही वो विजय हुआ था, और वो जीता भी बहुत अच्छी चीज़ें था। लाइक वो लोग काफ़ी लोगों ने मिलकर वो किया था ना, क्या कहते हैं, संगठन बनाकर लड़ाई की थी ना, तो अब वो सभी हारे थे एक साथ, तो वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी जो था जीशु उसके लड़ने से वो मिल गई थी उन्हें। एंड उन लोगों को ये भी पता चला था कि इस लड़ाई में वेंकट सिंह ने भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया था लास्ट वाली बैटल में, तो वो लोग वेंकट सिंह और जीशु के दोनों के लिए ही चेयर कर रहे थे और दोनों के लिए ही वो बहुत हैप्पी थे। एंड जो अपना वेंकट सिंह था वो तो बस ये सब देखे ही जा रहा था, क्योंकि उसे तो बस अपमान की आदत थी, लोगों से मिले सम्मान की आदत तो उसे थी ही नहीं, वो सब लोगों को देखे ही जा रहा था। एंड उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जो जीशु था वो भी उन लोगों को देख रहा था।
और फिर वो दोनों ही उन सभी लोगों को धन्यवाद कहते हैं। अभी वो सभी लोग फिर महल पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पर अपनी फूमोंग और ज़ैनड्रू, शियांग और पेनी सभी होते हैं वहाँ पे। एंड जो अपनी फूमोंग होती है वो वेन केजिंग एंड जीशू का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती हैं। अभी ज़ैनड्रू अपने जीशू के सामने आते हैं और कहते हैं, उसके दोनों शोल्डर पे हाथ रख के, मुझे गर्व है तुम पर, बहुत 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 ज़्यादा। तुमने आज पहली बार में ही अपनी इतनी बड़ी जीत हासिल करके मेरा सिर फख्र से और ऊंचा कर दिया है। बहुत अच्छे, और ऐसे ही आगे चल के और जंग जीतनी है तुम्हें। अभी जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और कहता है, जी पिताजी। अभी ज़ैनड्रू फिर फ्रेंड की तरफ देखते हैं, उसके पास जाते हैं और उसके गालों को पकड़ते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। अभी शिशु सब देख रहा होता है स्माइल करते हुए। अभी ज़ैनड्रू कहते हैं, तुम्हें वहाँ पे बेचने का फ़ैसला मेरा बिल्कुल उचित था। जितना सोचा था तुमने उससे ज़्यादा ही किया है। तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया वहाँ पर लड़ाई में हिस्सा लेकर। अभी जो अपना फैन होता है वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है, ये तो सब राजकुमार की वजह से हुआ है। एंड लिटरली वो अभी ब्लश कर रहा होता है। अभी जो अपने ज़ैनड्रू होते हैं वो कहते हैं, हाँ हाँ उसकी वजह से ही हुआ है, पर उसने तो तुम्हें सिर्फ हुनर दिया है, उसका उपयोग तो तुमने किया, वो भी सही समय पर। तो इसके लिए तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और तुमने जो बेटा वहाँ पे किया है ना, एक तरफ योद्धा बन के जंग में सबसे लड़ाई की और दूसरी तरफ एक वैद्य बनकर अपना कर्तव्य निभाया। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तुमने सबको साबित कर दिया कि तुम कोई नाजुक से, कोई मामूली से राजकुमार नहीं हो। तुम वेन केजिंग हो, वेन केजिंग, जिसके ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ना मैं, ना तुम्हारे पिता, ना जीशु। तुम एक अलग ही इंसान हो और तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं सच में धन्य हो गया। कि जो जीशु होता है वो सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। अभी वहाँ पर सभी लोग वेन के लिए चीयर करने लग जाते हैं एंड वेन किसी का सब देख रहा होता है और उसे इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अभी वो फिर शिशु की तरफ देखता है जो कि उसे ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर जो वेन होता है उसकी आंखों में तो आंसू आ गए थे। अभी जो शिशु होता है उसे इशारे में पूछता है कि ना क्या हो गया, तो वो अपने आंसू को पूछता है और उसे इशारे में कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था ये सब सम्मान पाकर। अभी वो फिर सैड हो जाता है और मन में कहता है, पिताजी, माँ, अगर आज आप लोग होते तो कितने खुश होते। पिताजी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। यदि आज आप यहाँ पे होते तो देखते कि लोग आपकी बेटे के लिए अब अपमान भरे शब्द नहीं बोलते, आपके बेटे को भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। माँ, आज अगर आप होती तो देखती कि आपका बेटा, आपका नालायक बेटा अब बड़ा हो गया, लोग उसका भी सम्मान करने लगे हैं। फिर उसे जो साचू ने जो भी कुछ किया उसके बारे में याद आने लग जाता है और उसकी जो मुट्ठियाँ थी वो कस जाती हैं। उसके चेहरे पे जो प्लेजेंट सा नूर था वो चला जाता है। वो अपने मन पे ही कहता है, हाँ बस कुछ दिनों की बात है, सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद उस साचू को उसके कर्मों की सज़ा देकर मैं आपके पास आऊँगा, आपके साथ रहने के लिए, हमेशा के लिए, अपने राज्य, अपनी मातृभूमि के लिए आऊँगा मैं। तब तक बस मेरी थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लीजिएगा माँ। अभी जो अपना शिष्य होता है वो वेन केजिंग के उलझे हुए एक्सप्रेशन देखता रहता है, उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। तो जो वेन होता है वो अपने ख्यालों को दुनिया से वापस आता है और शिशु की तरफ देखता है एकदम स्टार्टेड। अभी शिशु कहता है, आप ठीक है? अभी जो वेन होता है वो कहता है, जी जी मैं ठीक हूँ। अभी शिशु कहता है, काकाश्री और काकी माँ की याद आ रही ना? अभी जो वेन होता है वो शिशु को देखता है और फिर हल्के से नोट करता है और कहता है, हाँ आ रही है याद।
माँ होती तो कितना खुश होती ना, पिताजी होते तो मुझे गले लगा लेते। अभी शिशु कहता है काकाश्री जहाँ भी होंगे ना आपको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे, और काकी माँ जब आपसे मिलेंगी और उन्हें सब पता चलेगा ना तो वो स्वयं से आपको गले लगा लेंगी, देखना। अभी जब मैंने होता है वो कहता है ये सब आपकी वजह से हुआ है। अभी शिशु कहता है फिर वही बात, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो सिर्फ आपको हुनर दिया है, काबिलियत तो आपने पहले से ही थी। अब यहाँ से हमारा से शूट होता है, हमें हमारे ताहू सक्का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना साओजिंग बैठा हुआ होता है और शराब पी रहा होता है। एंड उसके पास में जो अपना वुयान था वो और बिच्छू राजा खड़े होते हैं बिल्कुल सीरियस। अभी साओजिंग अपने ग्लास को थोड़ा हिलाता हिलाता है, लाइक घुमाते नहीं है शराबी लोग वैसे करता है और कहता है देखा तुम लोगों ने वेंकी सिंह कितना ख़ास है, कितना ज़्यादा। आज 4 मौसम जागीर में उसकी जय जयकार हो रही है। अरे उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उस जैसा नाजुक इंसान जंग में लोगों के सर काट सकता है। मेरा वेंकी सिंह कितना कितना मोहक लग रहा होगा जब जंग में वो लोगों की जान ले रहा होगा। बिखरे बाल, रक्त से सना शरीर, मेरी कल्पना भी उस दृश्य की खूबसूरती को बयान नहीं कर सकती जितना खूबसूरत वह लग रहा होगा। अब ये जो अपना बिच्छू होता है वो ये सब सुनकर अपने हाथों को ना बांधे जा रहा होता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। अच्छा तो वैसे वुयान को भी नहीं लग रहा था, पर बिच्छू के अच्छा ना लगने का कारण तो डिफरेंट ही था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, वो गुस्सा नहीं करना चाहता था पर उसे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। अभी जो अपना साउचिंग होता है वो उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है अच्छी है ना मेरी पसंद। अभी जो अपना बिच्छू होता है वही पहले बोलता है जी पिताजी बहुत अच्छी है, आपकी पसंद तो कभी बुरी तो हो ही नहीं सकती। अभी वुयान भी कहता है जी पिताजी मैं वाकई बहुत अच्छा इंसान है। अभी साउचिंग उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है यहाँ हो वुयान। अभी वुयान उनके पास आता है और जो अपना साउचिंग था वो सोफे पे बैठा हुआ था ना तो वो ज़मीन पे बैठ जाता है। अभी वुयान के दोनों गालों को साउचिंग होल्ड करते हैं और कहते हैं आजकल तुम मेरी बातें मानते हो, मेरे साथ काम करते हो, राज्य की देखभाल में मेरी मदद कराते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने भाई से तुम कुछ सीख रहे हो ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वुयान बेटे हो तुम मेरे, मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहो। तुम मुझसे कटे कटे रहते हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, पर कोई बात नहीं, अब तो सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही अपने भाई के साथ रहकर इस राज्य को संभालना हमेशा। अभी जो वुयान होता है वो साउचिंग के दोनों हाथों को होल्ड कर लेता है और कहता है आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी, ये राज्य तो आपका है, आप इसे संभालेंगे, हम दोनों तो बस आपकी सहायता करेंगे। अभी साउचिंग कहता है पागल, हमेशा तो मैं जीवित नहीं रहूँगा ना, मेरे बाद तो तुम दोनों को ही राज्य संभालना है, इसलिए कह रहा हूँ हमेशा इस राज्य का ऐसे ख्याल रखना जैसे कि अपने पुत्र का रखते हो। और ये कहकर वो वुयान को हक कर लेता है। अभी वुयान भी उसे बैक करता है और जो बिच्छू होता है ये सब देख रहा होता है। अभी जो साउचिंग होता है जो अपने वुयान को हक करे होता है उसे नींद आ रही होती है, अब उसके कंधे पर ही सर के अपनी आँखों को बंद कर लेता है। वुयान को भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि साउचिंग को नींद आ रही है, एंड बिच्छू तो ऑलरेडी सामने से देख ही रहा था। तो अभी जो वुयान होता है वो साउचिंग को खुद से अलग करता है और कहता है पिताजी अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, हम प्रातःकाल बात करेंगे। अभी जो अपने साउचिंग होते हैं वो हल्के से नोट करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। अभी जो अपना साउचिंग होता है
उसके पास बिच्छू आता है एंड बिच्छू उनके शोल्डर को पकड़ के उन्हें जो बड़ा सा सोफा था और ऑलरेडी वो बहुत बड़ा था, वहाँ सो सकते थे, तो वहाँ पर उन्हें लिटाने लग जाता है। एंड जो अपना वयान होता है वो उनकी जो जूतियाँ थी उन्हें उतारता है एंड फिर बिच्छू जो ब्लैंकेट था वो लेकर आता है और उन्हें अच्छे से उड़ा देता है और उनके हाथों को भी सेटल करता है कंबल के ऊपर। अभी जो वयान होता है वो उन्हें देख रहा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अफेक्शन से अपना बिच्छू देख रहा होता है। लाइक ऑब्वियसली जब अपना वयान था वो एक फादर की तरह उन्हें देख रहा होता है और वो उनके लिए वरिड था, लेकिन अपना बिच्छू था वो उन्हें काफ़ी अफेक्शन से देख रहा होता है और उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। ये देखकर कि साजिद जो है वो लिटरली ऑब्सेस्ड हो चुका है अपने इवन केसिंग के लिए। अभी वो साजिद के माथे पे हाथ रखता है और माथे पे हाथ रखते रखते वो उसके बालों पर भी हाथ रखता है। लाइक कभी कोई इंसान सो रहा था तो हम लोग करते ना ऐसे करके हाथ रखते उसके माथे पर, वैसे वो रखता है और स्माइल करता है, बहुत ही प्यारी फॉन्डली वाली स्माइल, और कहता है शुभ रात्रि पिताजी। और ये बोलकर वो फिर वयान की तरफ देखता है जो कि उसे ही देखे जा रहा होता है और साजिद को देख रहा होता है। अभी बिच्छू कहता है क्या हुआ? अभी जब वयान होता है कहता है कुछ नहीं, चले। अभी जो अपना बिच्छू होता है कहता है हाँ। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो और वयान दोनों ही जो रूम था उससे बाहर निकल आते हैं। अभी बिच्छू थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, अभी सोच कर कि कहीं जो वयान है वो उसके बिहेवियर को देखकर कुछ संदेह तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाएगा अगर वयान इसे लेकर कुछ सोचे। लाइक जो सोचेगा वो रियल ही होगा, बट स्टिल वो नहीं चाहता था कि जो वयान है वो उसे जज करे, क्योंकि वो उसका भाई है, वो भी छोटा। तो अभी वो बहुत नर्वस हो रहा था। अभी जो अपना वयान होता है कहता है बिच्छू मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बिच्छू का दिल तो बहुत ही धड़कने लग जाता है, वो इस तरह दिखता है और कहता है क्या क्या बात करनी है? अभी वयान कहता है बिच्छू जो पिताजी कर रहे हैं तुम्हें वो खतरनाक नहीं लगता? अभी जब ना बिच्छू तो कहता है क्या करना है पिताजी, क्या खतरनाक लग रहा है तुम्हें? अभी जब ना वयान होता है कहता है देखो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जिसे पिताजी महज एक चिंगारी समझ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दरअसल वो एक ज्वालामुखी हो जो अपने क्रोध की अग्नि में इस राज्य सहित पिताजी हम सबको राख बना दे अपनी अग्नि में। अभी बिच्छू कहता है यदि ऐसी नौबत आती है ना तो मैं उस वैन केसिंग को उसकी ही अग्नि में जलाकर भस्म कर दूंगा। वैन केसिंग तो क्या, इस समस्त संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मेरे जीते जी तो पिताजी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ पिताजी को कोई कुछ नहीं कर सकता, उन पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा मैं जब तक मैं जिंदा हूँ। अभी जो वयान होता है वो बिच्छू को देखे जा रहा होता है। अभी जो बिच्छू होता है वो फिर जब वयान को ऐसे हैरान देखता है तो खुद को काम करता है और कहता है और तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, वो पिताजी हैं हमारे, उनकी रक्षा करना हम दोनों का धर्म है, समझ रहे हो ना? रात्रि बहुत हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, शुभ रात्रि। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और वयान तो बस उसे देखता रह जाता है। अभी हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें चामासम जागिर का सीन दिखा जाता है। अभी जो अपना ऋषि होता है वो अपने कक्ष में आता है और अपने कक्ष को एंट्री से लग देख रहा होता है। लाइक अभी एकदम से अंदर नहीं आ गया था, एंट्री के थोड़ा अंदर आया था, अपने रूम को देख रहा होता है। अभी वो फिर वापस से कमरे के अंदर आता है और उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर जाती है जहाँ पर वो बॉक्स रखा था, वही जिसमें वैन केसिंग के क्लॉथ का टुकड़ा था। वो उस बॉक्स को देखता है और फिर कहता है मन में ये यहाँ कैसे आया, कहीं वैन ने देख तो नहीं लिया। और तुरंत से फिर उस बॉक्स के पास आता है और उसे खोलता है तो वहाँ पर कपड़ा नहीं होता है। कहता है हे ईश्वर अब मैं क्या करूँ? वो इतना ही बोलता है तभी वैन केसिंग की आवाज़ आती है कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? अभी शिशु पलट के उस तरफ देखता है। अभी
किसी से देख के स्माइल कर रहा होता है। अभी शिशु कहता है आप नहीं नहीं कुछ नहीं ढूंढ रहा। अभी वेंकी सिंह उसके पास आता है और कहता है कहिए तो आपकी सहायता कर सकता हूँ। अभी शिशु कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है सहायता की, आप तो जाइए, मैं खुद देख लूँगा। अभी चुपना होता कहता है ठीक है। वैसे फिर वो कपड़ा आगे करता है और कहता है ये तो नहीं ढूंढ रहे थे आप। अभी चुपना होता है वो उस कपड़े को लेने की कोशिश करता है पर वेंकी सिंह उसे पीछे कर देता है और कहता है हाँ इतनी जल्दी भी क्या है, और वैसे भी ये वस्त्र का कपड़ा मेरा ही है तो इस पर अधिकार भी मेरा ही होगा। अभी जो शुदा कहता है हरगिज़ नहीं, आप तो इसे फेंकने जा रहे थे, इस पर मेरा अधिकार है। अभी जो था कहता है बिल्कुल नहीं, ये वस्त्र का कपड़ा मेरा है और इस पर मेरा ही अधिकार है। और ये क्या कर उस कपड़े को लेकर जाने लगता है। अभी वेंकी सिंह का हाथ शिशु पकड़ता है और कहता है दीजिए मुझे। अभी वह कहता है हरगिज़ नहीं, मैं क्यों दूँ, ये मेरा है। अभी जब अपना रिश्ता कहते हैं दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अभी मैंने कहता है हरगिज़ नहीं दे रहे हैं और वो अपना हाथ छुड़ाता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। अभी तेज उसके पीछे भाग रहा होता है और कहता है मेरा वस्त्र दीजिए आप। अभी जब नाविन होता है वो पलट कर कहता है वैसे वो वस्त्र मेरा ही था और टुकड़ा भी मेरा ही है, और एक वो भागने लग जाता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो वैसे ही भाग रहे होते हैं और भागते भागते वो लोग एक दीवार के पास जाते हैं, लाइक उसके आगे कोई रास्ता ही नहीं था। अभी जो अपना बहन होता है वो उस दीवार को देखता है और फिर पलट के अपने शिशु को कहता है और भागने की जगह नहीं है, बस दीजिए मुझे और जाके विश्राम कीजिए। अभी जो अपना बहन होता है कहता है पहले आप मुझे ये बताइए इस वस्त्र में ऐसा भी क्या है, रक्त ही तो लगा है आपका, और अपने रक्त से इतना प्रेम तो आपको है नहीं, क्योंकि अगर होता तो आप एक योद्धा की तरह वहाँ जंग में अपना रक्त नहीं बहा रहे होते, तो इसमें ऐसी भी क्या बात है। अभी जो अपना शिशुता कहता है हर बात बताना ज़रूरी है। अभी जो अपना विनोदा कहता है नहीं, लेकिन बात मेरे वस्त्र से जुड़ी है तो हाँ बताना ज़रूरी है। अभी जो अपना शिशुता है वो आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है वस्त्र सीधा मेरे हवाले कीजिए। अभी वेंकी सिंह उस कपड़े को पीछे छुपा लेता है एंड दीवार के पीछे जाने लग जाता है एंड जो अपना शिशु था उसके पास जा रहा होता है। अभी जो अपना बहन होता है वो दीवार से बिल्कुल सट गया होता है एंड जो शिशु था वो उसके काफ़ी पास आ गया होता है। वो फिर कहता है पैसे दे दीजिए अभी। अभी जो शिशु होता है वो फिर एक कदम और पास बढ़ाता है अपने वेंकी सिंह के और उनका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया होता है एंड जो अपना वेंकी सिंह था वो शिशु को देखे जा रहा होता है एंड शिशु भी विवन को देख रहा होता है एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाले माहौल में आ गए होते हैं। अभी जो वेंकी सिंह होता है वो अपने वेंकी थोड़ा सा पास होता है एंड जो अपना वेन होता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। हालांकि वो उसको थ्रेटन करने के लिए ही रहा था, लेकिन वेंकी सिंह का तो दिमाग ही ख़राब हो रहा होता है। उसके हाथ पर शेक करने लग गए होते हैं, चेहरा एंड जो ईयर्स थे वो रेड हो रहा होता है एंड ब्रीदिंग तेज़ हो रही होती है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला हो गया होता है, लेकिन शिशु एक कदम और उसकी तरफ बढ़ा था उससे पहले ही जो अपना बहन होता है वो उस कपड़े को शिशु के हाथ में दबाता है और कहता है लीजिए अपना वस्त्र। अभी जो बहन होता है उसे शिशु देखता है, शिशु के मन में कहीं ना कहीं उसे हर्ट हुआ था वेंकी सिंह के सडन से उसे वो क्लॉथ दे देने से, लेकिन वो उसे दिखाता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो वेंकी के क्लोज जा रहा था एंड वेंकी सिंह ने सडन से उसे वो क्लॉथ दे दिया तो उसे बुरा लगा था थोड़ा सा। लाइक वो ऐसा नहीं था कि उसे गुस्सा आ गया था वेंकी के ऊपर, बस दिल में थोड़ा बुरा लगा था। उस क्लॉथ को अपने हाथों में पकड़ता है, उसे देखता है, फिर वेंकी की तरफ देखता है और कहता है धन्यवाद, और इसे लेने का सोचना भी मत, ये मेरा है और मेरे साथ ही रहेगा। अभी जितनी इमोशनल तरह से वो उस कपड़े को देख रहा था एंड अपने पेंसिल से बोल रहा था, वेंकी से उसे देखते रह जाता है और कहता है इतना प्रेम है आपको इस वस्त्र से, आप पहले बताते तो ऐसे वस्त्र आपके लिए मैं बनवा देता। अभी शिशु से देखता है और कहता है वस्त्र बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, शुभ रात्रि। और ये बोलकर वहाँ से चला आता है
वेनके सिंह बस शॉक रह जाता है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अभी वेनके सिंह और अपना शिशु और सभी मंत्री लोग वहाँ पर जो बैठक होती है ना मंत्रियों वाली, वहाँ पर होते हैं। और अभी उन लोगों ने वेनके सिंह को भी वहाँ पे शामिल कर लिया होता है, क्योंकि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी अपनी बैटल में, तो उसे भी शामिल करके रखा होता है। और वो सभी लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। एंड अभी शिशु को बताया जाता है कि जो वो नहीं था, तो सार्जिंग ने यहाँ पर कितना भीषण अटैक करवाया था, कितना नुकसान हुआ था। अभी कैमरा मैन कहते हैं ये तो सिर्फ वेनके सिंह यहाँ पर रहने तक की बात थी, जो यहाँ से चला गया था तो सार्जिंग के आदमियों ने एक बार और इस राज्य में घुसने की कोशिश की थी, और उस मुठभेड़ में हमारे 3 सिपाही मारे गए और 5 घायल हो गए। अभी ये सुनकर जो अपने वेनके सिंह अदृश्य होते तो बहुत हैरान हो जाते हैं, और उनके साथ जो बाकी मंत्री लोग गए थे वो भी हैरान हो गए होते हैं। किरमा सिंह कहते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों ने उन दुश्मनों को हमारे राज्य में दाखिल होने नहीं दिया, और मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। लेकिन सार्जिंग रुकने वाला नहीं है। अभी शिशु कहता है तो पिताजी आपकी राय में हमें क्या करना चाहिए। अभी जो अपना किरमा सिंह होता है वो कहता है अभी तो कुछ नहीं, अभी बस हमें सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि अभी सभी लोग जंग से आए हैं। हमारी सेना इतने शीघ्र एक और जंग के लिए तैयार नहीं हो सकती, लाजिम सी बात है, तो हमें बस होशियार रहना होगा। अभी कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है। एंड इस बीच जो अपना सार्जिंग होता है उसके आदमी लोग ना जो अपनी 4 मौसम जागी थी उसमें एंटर करने की बहुत कोशिश करते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन वो लोग बाहर से कुछ ऐसा इंतज़ाम कर देते हैं कि जो अपने 4 मौसम जागीर के अंदर के लोग थे ना, वो लोग 2-3 बार ऐसा हुआ था कि वो लोग ऐसा कुछ कांड कर दिए थे जिससे बहुत नुकसान हो गया था। जैसे कि कुछ कुएँ में ज़हर मिला देना कुएँ के पानी में, एंड कुछ भी ऐसे ख़राब इंसिडेंट जिसकी वजह से लोगों की जान पे बनाई थी, एंड नुकसान भी बहुत हुआ था। तो ये 2-3 बार हो गया था। एंड अब जंग से आए हुए टाइम भी हो गया था, तो ये चीज़ होती है कि अब डिसाइड होता है कि फाइनली अब सार्जिंग से जंग करनी ही होगी। अभी जो वैन होता है वो करना में तो चल ही रहा था, उसे बदला तो चाहिए ही था। तो वो वहाँ पे एक सेवक होता है, उन सभी के सामने वही काम करता है। वहाँ पे एक सेवक होता है, उससे कहता है कि इस पत्र में लिखो लाइक कि जो सार्जिंग है उसे ही युद्ध का पहला आगाज़ करना होगा। यदि वो इतना ही आतुर है युद्ध के लिए तो आगाज़ तो उसे ही करना होगा। इससे क्या होगा ना कि जो अगर ये लोग हारते हैं ना 4 मौसम जागीर वाले, तो इनकी यही एक रियासत जाएगी। लेकिन अगर अपने तहफ़्फ़ुज़ के लोग हारे तो उनकी पूरी की पूरी रियासत जो अपने 4 मौसम जागीर है उसकी झोली में आ गिरेगी। एंड इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जो अपना वेनके सिंह है वो उस राज्य से लाइक तहफ़्फ़ुज़ से इतनी घृणा नहीं करता। एंड वहाँ पर वुयान एंड जो अपनी गाय है वो है, ये बात तो अपना शिशु भी समझता है। तो वो लोग उस राज्य को हथियाने का तो सोचेंगे नहीं, लेकिन इससे अपने सार्जिंग का सम्मान तो जाएगा ना, वो तो हारेगा ना कि लाइक वो सब कुछ हार गया। उसके बाद तो भले ही ये लोग उन्हें दे देंगे ये चीज़ें, क्योंकि वो चाहते ही नहीं हो राज्य, लेकिन इससे अपने सार्जिंग का सम्मान चला जाएगा। तो वो तो पूरा कुछ हार जाएगा ना। यदि इस युद्ध में वो हारा तो उसका सब कुछ जाएगा, उसकी लाइफ, उसका अहंकार, उसका ये जो पूरा राज्य है, ऐश्वर्य है, जो भी है, सब कुछ चला जाएगा। एंड ये लोग हारेंगे तो इनका बस ये एक राज्य, मतलब ये एक जो 4 मौसम जागीर है, ये जो मेन वाला जो यहाँ का एरिया है जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो जाएगा खाली। लाइक पूरा जो है वो सब नहीं जाएगा। ये जो शहर है जहाँ पे लोग रहते हैं वो सिर्फ वही जाएगा। तो ये डील वेनके सिंह ने इसीलिए रखी थी क्योंकि ज़ैंड्रो के साथ भी यही किया था। अपने सार्जिंग ने उसे पहले इतना परेशान कर दिया एंड फिर उसके सामने ये शर्त रखी। तो अभी वेनके सिंह यही कर रहा था, और ये खत वो भिजवा देता है अपने सार्जिंग के घर। अभी सार्जिंग ये खत पढ़ता है तो उसे ऑब्वियसली
जो अपना दूत था वो बताया था कि वैन केसिंग ने ही ये लिखवाया है, उन्होंने ही ये फरमान भिजवाया। तो पहले तो वो पढ़ने से पहले उस खत को किस करता है, जस्ट बिकॉज उसे इसमें सब लिखने के लिए अपने वैन केसिंग ने कहा था। हालांकि लिखा उस दूत ने था, लेकिन स्टिल वो उसे किस करता है। और भी जो दूत था वो तो हैरान हो जाता है कि लाइक व्हाट द हेल। लेकिन अभी वो पूरा खत पढ़ता है तो वो स्माइल करता है और कहता है धीमी आवाज़ में, इतनी आवाज़ में कि लाइक कोई और ना सुने, धीमी आवाज़ में कहता है वैन केसिंग, पहली बार तो तूने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे करता हूँ। फिर वो उठता है और कहता है ठीक है, अगर 4 मौसम जागीर के राजकुमार की यही इच्छा है तो युद्ध पहले हमारी तरफ से ही होगा। कह देना उनसे कि तैयार रहे तय हो सके महाराज से पराजित होने के लिए। अभी वो जो दूत है वो फिर वहाँ से चला जाता है और महल आकर लाइक 4 मौसम जागीर वाले महल आकर अपने वैन केसिंग शिष्यों की नज़र इन सभी को ये बात वो बता देता है। अभी जो अपना कीटनाशक होता है कहता है अद्भुत वैन, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी वैन कहता है धन्यवाद काकाश्री। अभी जो कीटनाशक होता है वो कहता है युद्ध की तैयारियाँ की जाए और सभी लोग युद्ध की तैयारियों में लग जाते हैं। एंड इस बार का जो युद्ध था उसमें किन महाजैंग भी पार्टिसिपेट करेंगे। लाइक किन महाजैंग, वैन केसिंग, साउथ शिशु और उनकी जो भी सेना है वो सभी लोग अब इस बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमें जो जंग स्टार्ट होने वाली थी उससे एक दिन पहले की रात का सीन दिखाया जाता है। एंड हमें तायो सेक को दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी गाय होती है वो अपने कमरे में बनी हुई जो बालकनी थी वहाँ पर खड़ी होती है और वो बहुत चिंता में होती है। अभी जो अपने बयान होते हैं वो उसके पास आते हैं, उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हैं, वो पलट के उनकी तरफ देखती है और जो अपने बयान होते हैं वो कहते हैं आप बहुत परेशान हैं ना कल के लिए। अभी जो गाय होती है वो कहती है क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ पिताजी हैं और एक तरफ राजकुमार शिशु और राजकुमार वैन, ये कैसी विडम्बना है। अभी वो यान काया के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं काया मैं आपकी चिंता भली भांति समझता हूँ, किंतु चिंता के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। आप, मैं, हम दोनों ही विवश हैं अपने अपने कर्तव्यों से। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा इस राज्य के लिए और मेरे पिता के लिए, बाकी जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अभी जो गाय होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। अभी बयान कहते हैं रात्रि बहुत हो गई है, आपको सो जाना चाहिए, कल का दिन बहुत बड़ा और भारी होने वाला है। काया उनके आप पे कोई भी जवाब नहीं देती है, बस उन्हें देखे जा रही होती है। अभी हमें जो अपने वैन केसिंग की मामा थी गुमिन म्यान उन्हें दिखाया जाता है जो कि अभी कारागाह के अंदर ही होती हैं और वो ऑब्वियसली इस बारे में जान गई थी कि जंग होने वाली है। ऑब्वियसली उन्हें काया ने ही बताया था। वो दीवार के पास बैठी हुई होती हैं और अपने हाथों को वो जोड़ती हैं और कहती हैं हे देवी माँ, कल के युद्ध में मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा कीजिएगा, उन्हें शक्ति दीजिएगा ताकि वो इस दुष्ट का सर्वनाश कर सके, मेरे पति की मृत्यु का बदला ले सके। अभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है एंड अभी ये सभी लोग जो जंग का मैदान था वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर एक तरफ वैन केसिंग, साव शिशु, किनवासंग और उनकी सेना होती है और दूसरी तरफ जो अपने साओजिंग थे वो फुयान एंड बिच्छू राजा इनकी सेना होती है। अभी वैन केसिंग और साओजिंग तो एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। वैन केसिंग जो होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, नफ़रत में और घिन में देख रहा होता है एंड साओजिंग उसे एडमिरेशन प्लस ऑब्सेशन भरी स्माइल दे रहा होता है। अभी वैन केसिंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस अभी घोड़े से उतरे और जाकर साओजिंग का गला चीर दे। अभी जो शिशु था वो वैन केसिंग की तरफ देखता है जो कि बहुत ही गुस्से में था। अभी वो वैन का हाथ पकड़ता है और फिर सामने की तरफ देखते हुए ही कहता है गुस्सा हमेशा कमज़ोरी बनता है वैन केसिंग,
अपने गुस्से को अपनी कमज़ोरी मत बनने देना। तुम्हारा क्रोध तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि सार्जिन ने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन वही क्रोध तुम्हें अतीत में फंसा कर रखेगा। और जो लोग वर्तमान में नहीं रहते हैं वो अक्सर अतीत का हिस्सा बन के रह जाते हैं। तो अपने गुस्से पे काबू पाओ। ये जंग है और इसे पूरे मन से लड़ो। अपना ध्यान सार्जिन पर, उसकी सेना पर और उन सभी की गतिविधियों पे लगाओ। अभी जो अपना मैन होता है वो ऋषि की तरफ देखता है और फिर हामी से लड़ाता है। अभी थोड़ी देर में जो जंग का विपुल होता है वो बजा दिया जाता है एंड जंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ की जो सेना थी वो एक दूसरे से भीषण तरह से लड़े जा रही होती हैं। और इन सेना में अभी वैनिंग भी था, लाइक वो भी सेना में शामिल हो गया था ना, तो उसने भी अपनी शिक्षा कर ली थी और वैसे भी उसे तो आते भी काफ़ी कुछ था। तो अभी वो भी इन सेना में शामिल था और वो ऐसी दुविधा में था, लाइक किस्मत देखो, आज वो जिस भूत घाटी से था उन्हीं के लोगों से वो लड़ रहा था, भूत घाटी के लिए ही। एंड भूत घाटी के लोगों का भी बिल्कुल ऐसा दुर्भाग्य था कि आज उन्हें अपने ही राज्य के लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था। पर अभी यही भाग्य का लेखा था, तो वो लोग अपने अपने तकलीफ़ों को छोड़कर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अभी जो अपनी काया होती हैं वो महल में होती है और वो बहुत ही सैड होती है। दूसरी तरफ जो अपने फूमंग होती हैं वो और जंग भी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जंग तो किसी को भी पसंद नहीं होती है एंड डर तो सबको ही लगता है ना, तो वो लोग भी बहुत सैड होती हैं। और यहाँ पर जो अपने वैन केसिंग, सीशु, किम हैसेंग एंड साओजिंग, वुयान एंड बिच्छू सबको ही लड़ रहे होते हैं वहाँ पर। अभी जो अपना बिच्छू होता है उसकी लड़ाई अब सीशु से हो रही होती है और वो दोनों ही बहुत ही अच्छे से लड़ रहे होते हैं। एंड दोनों के अंदर एक काइंड ऑफ ऑब्सेशन, एक तरह का जुनून था इस जंग को जीतने के लिए। वैन केसिंग के लिए सीशु को ये जंग जीतनी थी, क्योंकि वो चाहता था कि ये बदला जो वैन केसिंग का है वो पूरा हो, उसके मन को शांति मिले सार्जिन के हाथ से, उसकी सफरिंग ख़त्म हो जाए। एंड जो बिच्छू था वो चाहता था कि ये जंग ख़त्म हो ताकि जो अपना सार्जिन है उसके अधीन हो जाए चार मौसम जागीर, क्योंकि हार तो हार होती, फिर अधीन होना ही पड़ेगा। और एक बार सार्जिन ने चार मौसम जागीर को अधीन कर लिया तो वैन केसिंग को प्राप्त करने में अधिक कठिनाई तो होने नहीं वाली थी। तो वो दोनों ही अपने किसी खास के लिए इस जंग को जीतना चाहते थे और दोनों ही बहुत ही ख़तरनाक तरह से लड़ रहे होते हैं। अभी हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ताओसेक के एक सैनिक से लड़ रहा होता है। अभी वैन केसिंग उसको तलवार से घायल करके उसके घुटनों पे मार के उसे स्टैब करके वहीं पर गिराकर मार देता है। एंड वो ऐसा करके उसे बस देखता है एक नज़र, तभी उसके सामने कोई तलवार इसे सामने करता है और जो अपना वैन केसिंग होता है वो उसकी तलवार को डॉज करने के लिए पलट के घूमता है तो देखता है कि वो सार्जिन है। और सार्जिन को देखकर तो उसका दिमाग ही ख़राब हो जाता है। अभी सार्जिन उसको देखकर एक सिली सी स्माइल करता है। अभी जो अपना वैन केसिंग होता है वो उस तलवार को आगे करने लग जाता है, लाइक जो डॉज की थी, लेकिन सार्जिन ने भी इतने अच्छे से उस तलवार को करके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था कि वैन केसिंग उसे उसकी तरफ नहीं कर पाया था, लाइक हटा नहीं पा रहा था। अभी जो अपना सार्जिन होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ देख कर युद्धभूमि में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वैन केसिंग। अभी जो अपना फिर होता है वो कहता है और तुम्हें भी यहाँ देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। निसंदेह तुम्हें खुशी हो रही होगी पर मुझसे ज़्यादा नहीं सार्जिन, तुम्हें यहाँ देखकर मुझसे ज़्यादा खुशी तो किसी को ना होगी। आज तुम्हें यहाँ मारकर मैं अपने पिताजी की मृत्यु का प्रतिशोध लूँगा तुमसे, और लूँगा तो मैं ज़रूर। यहाँ से या तो तुम जिंदा जाओगे या मैं। अभी सार्जिन स्माइल करता है और कहता है क्या पता हम दोनों ही जिंदा बच जाए। अभी जो वैन केसिंग होता है वो कहता है तुम्हारे पास बहुत समय होगा ज़ाया करने के लिए, लेकिन मेरे पास तुम्हें मारने के लिए सब्र नहीं है, तो इस जंग को शीघ्र ही ख़त्म करते हैं। अभी कहकर जो उसने डॉज की थी ना तलवार, वो तलवार को हटा देता है एंड अपने सार्जिन पर वार करने वाला होता है, पर सार्जिन इस बार से डॉज कर देता है। अभी सार्जिन और अपनी वैन केसिंग में फाइट होने लग जाती है, लेकिन
जो अपना जाओजिंग होता है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था, वो वैन केजिंग को हार्म नहीं करने वाला था। लेकिन वैन केजिंग तो ऑब्वियसली उसे हार्म करने की कोशिश कर रहा था, जिनमें वो कामयाब भी हो रहा था कभी कभी। लेकिन ऑलमोस्ट टाइम जो जाओजिंग था वो अपना सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से कर रहा था। लेकिन अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाओजिंग के घुटनों के ऊपर तलवार मारता है, इससे उसे लगती है, वो हल्का सा झुकता है। एंड फिर जो अपना वैन केजिंग होता है वो उसके शोल्डर पे तलवार मारता है एंड फिर उसके सीने पे वो तलवार को स्टैब कर देता है, पर उतनी स्ट्रॉन्ग जगह पे नहीं जिससे अपने जाओजिंग को लगती तो है। फिर जीशु उसके स्टमक पे तेज लात मारता है और उसे गिरा देता है। अभी जो अपना वैन केजिंग होता है वो जाओजिंग के नेक पर तलवार रखता है और उससे गुस्से में ही कहता है, जाओजिंग, मैंने तुम पर विश्वास किया था बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि तुम अच्छे इंसान हो, मैं सच में तुम्हें मानता था, लेकिन तुम ना तो अच्छे हो और ना ही इंसान हो, बस इंसान की शक्ल में भेड़िया हो। नहीं, भेड़िया तो तुमसे भी कई ज़्यादा अच्छे होते हैं, तुम तो बस एक शैतान हो, शैतान जो जिंदगियाँ लेना और उन्हें बर्बाद करना चाहते हो, और कुछ नहीं। अभी जो जाओजिंग होता है उसे देख रहा होता है और फिर कहता है, मुझे और भी बहुत कुछ आता है, देखना चाहोगे? अभी जो वैन केजिंग होता है वो कुछ समझता है उससे पहले ही जो अपना जाओजिंग होता है वो उस तलवार को वैसे पकड़ लेता है लाइक जिससे उसे चोट भी लगती है। आगे चल के वो उस तलवार को खींचता है अपनी तरफ, जिससे क्या होता है कि वैन केजिंग उसके ऊपर ही गिरता है और जो जाओजिंग होता है वो हट जाता है, तो वैन केजिंग नीचे आ जाता है तलवार सहित, और जो अपना जाओजिंग होता है उसकी तलवार ले लेता है और वैन केजिंग नीचे गिर जाता है। अभी वैन केजिंग उसकी तरफ देखता है और जो जाओजिंग होता है वो उस तलवार को पकड़ के उसे देख रहा होता है। फिर वैन केजिंग को देखता है और कहता है, बेशक तुम अच्छे हो, अभी अपनी शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन राजकुमार वैन केजिंग, मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। अब तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें हानि पहुँचाऊँगा, किंतु अब लगता है तुम्हें जीतने के लिए तुम्हें थोड़ी हानि तो पहुँचानी पड़ेगी, लेकिन भयभीत मत होना, तुम्हें मैं मरने नहीं दूँगा, क्योंकि तुम तो मेरे गुलाम बनोगे, मेरे सबसे प्रिय गुलाम। फिर वो तलवार जो होती है जो उसने वैन के लिए थी उसे फेंकता है वैन की तरफ और कहता है, उठाओ। अभी जो वैन केजिंग होता है वो तुरंत से उठाया था और उसे उठाकर वो खड़ा हो जाता है एंड वापस से उनकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। एंड अब उनकी फ़ाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब वैन केजिंग और जाओजिंग दोनों ही बराबर के लड़ रहे होते हैं। जाओजिंग को बस इतना था कि उसे वैन केजिंग की जान नहीं लेनी है, उसे बहुत ही गहरी इंजरी नहीं देनी है, वरना लड़ तो वो भी रहा था अच्छे से। अभी बिच्छू और जाओजिंग लड़ रहे थे और यहाँ पर वैन केजिंग और जाओजिंग लड़ रहे थे, लेकिन जो अपना जाओजिंग था उसके लिए वैन केजिंग जो गुस्सा फील कर रहा था वो उसे बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था जीशु के कहने पर। लेकिन क्योंकि वो बाहर आ जा रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुस्सा तो अब कहाँ लेके जाएगा, वो रहेगा तो उसके अंदर ही ना, लेकिन वो बहुत कंट्रोल कर रहा था एंड वो अच्छे से लड़ भी रहा था जाओजिंग से, क्योंकि जैसे जाओजिंग ने कहा वो पुराना खिलाड़ी है और वैन केजिंग तो अभी बिल्कुल ही नया है, उसने तो सिर्फ 2 जंग में पार्टिसिपेट किया है जिनमें से ये दूसरी है। एंड तो वो काफ़ी ज़्यादा अभी सतर्कता बरतते हुए उससे लड़ रहा था, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे से लड़ रहे थे, शिशु ने उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया था। अभी वैन केजिंग और जाओजिंग लड़े ही जा रहे होते हैं, लेकिन जाओजिंग को पहले ही वैन केजिंग चोट कर चुका था और वैन केजिंग उस चोट पर ही बार बार वार कर रहा था, जिससे जाओजिंग को ऑब्वियसली तकलीफ़ हो रही थी। अब पत्थर का तो बना नहीं है ना वो, तो अभी वो लोग ऐसे लड़ रहे थे और अब जाओजिंग वीक पड़ रहा था, लेकिन स्टिल वो हार नहीं मान रहा था, वो अभी भी लड़ रहा था, लेकिन अब ऑब्वियसली वो वीक पड़ रहा था और वैन केजिंग उसे ओवर पावर कर रहा था। अभी जो अपना जाओजिंग होता है उसे वैन केजिंग बहुत ही घायल कर देता है और उसे वो स्टैब भी करने वाला होता है, लेकिन तभी जो बिच्छू था जो कि अपने शिशु से लड़ रहा था वो उधर देख लेता है और वैन केजिंग अपने जाओजिंग को स्टैब करता उससे पहले वो भागते हुए किसी तरह से अपने वैन केजिंग और जाओजिंग के सामने आता है, जिससे जो तलवार थी वो अपने बिच्छू को लग जाती है। अभी जो जाओजिंग होता है वो भी एकदम हैरान, शिशु एकदम हैरान, वैन केजिंग एकदम हैरान। अभी जो बिच्छू होता है वो अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ पर जो तलवार थी वो घुस गई थी एकदम से और वहाँ से खून निकल रहा था। अभी वो गिरने वाला होता है, तभी जो अपना जाओजिंग होता है वो उसे पकड़ लेता है, वो उसकी गोद में ही जाके गिरता है।
अभी जब एकदम से रुक जाती है इस सारे इंसिडेंट के चलते। अभी जो अपना जिशु होता है वो भी भागकर अपने वेंकीजी के पास जाता है एंड वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अभी जो अपना सार्जिंग होता है वो बिच्छू के गालों पे हाथ रखता है और कहता है, बिच्छू बिच्छू तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब वो बैठता है और उसके बगल में उसी की सेना का एक सैनिक खड़ा होता है, उसे देखता है और कहता है, देख क्या रहे हो, जल्दी से बैत को लेकर आओ। अभी वो वहाँ से तुरंत ही जाता है बैत को लेने के लिए। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो सार्जिंग की स्लीव्स को पकड़ता है और कहता है, पिताजी उसकी 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 आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास अब अधिक समय नहीं है, अधिक समय नहीं है मेरे पास। अभी जो सार्जिंग होता है कहता है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा मत कहो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो ना, अपने पिता को ऐसे छोड़ के मत जाओ, ऐसी बातें मत करो। और कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे, बस अभी वैद्य आ रहे हैं ना, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। तुम ऐसे अपने पिता को छोड़ के नहीं जा सकते हो, ऐसे नहीं जा सकते तुम। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो अभी सार्जिंग को देख रहा होता है और कहता है, पिताजी पिताजी मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता, वो सबको समान समझती है, उसके लिए ना तो कोई राजा होता है ना कोई रंग। मेरा समय आ गया है, मुझे जाना होगा। अभी जो सार्जिंग होते हैं कहते हैं, नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम मेरे बड़े बेटे हो, ये राजा तुम्हें तो संभालना है। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो हल्के से हंसता है और कहता है, आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता, जीवन में पहली बार आपको निराश कर रहा हूँ पिताजी। मेरे मन में एक बात है जो मैं हमेशा से आपसे कहना चाहता था और आज मुझे उसे कहना है आपसे। अभी तब तक ना वहाँ पर वुयान भी आ जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो दूसरे साइड से लड़ रहा था ना, बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ से जैसे उसे पता चलता है वो भागकर वहाँ पे आता है और वो भी बिच्छू के पास ही आके गिर जाता है और वो बहुत रोने लग जाता है। अभी जो अपना वुयान होता है उसे बिच्छू देखता है अपनी हल्की सी बंद होती आंखों से और बस हल्के से स्माइल करता है, फिर वापस से वो सार्जिंग की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कदाचित उसे सुनने के बाद आप मुझसे आजीवन घृणा करेंगे, लेकिन मैं इस सत्य के साथ मरना नहीं चाहता। मेरी बात पूरी तरह से सुनिएगा, मैं आपका बेटा हूँ, गोद लिया हुआ, आपने हमें सब कुछ दिया, प्रेम, स्वतंत्रता, ऐश्वर्य, आराम, सब कुछ, लेकिन आपकी ये उदारता और अच्छाई ने मुझे मोहित कर दिया था पिताजी। मुझे आपसे प्रेम हो गया है, बहुत प्रेम करता हूँ आपसे। अभी ये चीज़ सुनकर जो सार्जिंग होता है वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। जो वुयान होता है वो भी उसे देख रहा होता है, पर वो ऐसे देख रहा था ना उसे जैसे उसे कोई हैरानी नहीं हो रही है, वो उसे देख रहा था, उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो ही क्या था कि इसके मन में कुछ और चल रहा है। वो बस अभी दुख की भावना से उसे देख रहा था, उसे चीज़ से कोई डिस्गस्ट फील नहीं आ रही थी अपने भाई के लिए, क्योंकि उसे अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था। लेकिन उसके लिए ये सब कुछ बुरा नहीं था क्योंकि वो बिच्छू को जानता है, बिच्छू ने कभी कुछ गलत नहीं किया, कभी उसके अंदर कोई गलत भावनाएं नहीं आई। जो अपना सार्जिंग उसे लेकर वो प्रेम करता था, लेकिन कभी भी उसने सार्जिंग को पाने की कोशिश नहीं की। और उसका ये जो मन है इससे वो यार भी बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि वो कुछ गलत नहीं सोचेगा सार्जिंग को लेकर। अभी जो सार्जिंग था वो बुरी तरह से हैरान हो गया था, फिर कैसे वो जिशु भी ये सब देख रहे थे। अभी सार्जिंग जब ना बिच्छू होता है उसे देखता रहता है रानी से। अभी बिच्छू कहता है, पिताजी मैं जानता हूँ आपकी नज़रों पे ये पाप होगा, पर मैं क्या करूँ, बहुत रोका खुद को, बहुत ज़्यादा, लेकिन
नहीं रुक पाया। मुझे आपसे प्रेम हो गया, सबके लिए गलत होगा और कदाचित गलत है भी, किंतु एक बात सत्य है, मेरा प्रेम करना आपको गलत हो सकता है, लेकिन मेरा प्यार स्वार्थी नहीं है। मैंने कभी भी आपके लिए कुछ गलत नहीं सोचा, आपकी हर बात मानी, इस इच्छा से नहीं कि आप मुझे अच्छा समझेंगे, मुझे अपने समीप रखेंगे, बल्कि इस इच्छा से क्योंकि वो आपकी कोई बात थी। मुझे मुझे आपके साथ आसपास रहकर भी संतोष था, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था, वरना मैं विनके सिंह के लिए इतना पागल नहीं होता उसको अब तक पहुँचाने के लिए, जबकि जानता हूँ कि आप विनके सिंह से कितना प्रेम करते हैं। अभी ये चीज़ सुनकर विनके सिंह और जीशु हैरान हो जाते हैं और भी ज़्यादा कि लेकिन ये कौन सा नया खेल बता दिया है। अभी ये सब सुनकर तो विनके सिंह और जीशु और भी ज़्यादा सख्ते में आ गए थे, लेकिन अभी पेन का दिमाग एकदम से ही ठनक जाता है। वो तुरंत से जो ना बिच्छू था उसके पास आता है, उसकी नब्ज़ चेक करने लग जाता है इस उम्मीद में कि अगर जो नब्ज़ सही से चल रही है और ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लाइक धीमी नहीं हुई है, बंद नहीं हो रही, तो उसे बचाया जा सकता है। एटलीस्ट वन ट्राई तो कर ही सकता है, लेकिन उसकी नब्ज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जा रही थी। अभी ये देखकर जो अपना वैन होता है वो वुयान की तरफ करता है। वुयान उससे पूछता है तो विनके सिंह नाम से हिलाता है। अब वुयान तो वापस से बहुत सड़ जाता है एंड जो अपना साउजिंग था वो बस हैरानी से बिच्छू को देख रहा था, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता और कुछ। अभी जो अपना बिच्छू होता है वो वैन की तरफ देखता है और कहता है माफ़ करना, लेकिन पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी इच्छा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि उनके पसंद इतनी अच्छी, इतनी साफ दिल की है। तुरंत रो कर भी मेरी सहायता के लिए तुम आए यहाँ पे, मुझे अच्छा लगा। फिर वो साउजिन की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है पिताजी, आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे, कोई भी पिता माफ़ नहीं करेगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ करना, अपने दिल में मेरे लिए घृणा मत रखना, क्षमा करना पिताजी। और इतना कहते ही जो अपना बिच्छू होता है वो साउजिन की गोद में ही अपनी आखिरी सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह देता है, वो मर जाता है। अभी जो साउजिन होता है वो उसे देख के ही जा रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लग जाते हैं। अभी एंड जो अपना वुयान होता है वो तो बहुत ही रो रहा होता है, सभी वहाँ पे वो दुखी हो गए होते हैं और विनके सिंह लोगों को देख रहा होता है। अभी जो अपना साउजिन होता है वो बिच्छू की आंखों को बंद करता है और फिर बस साइड से उसे देखे जा रहा होता है। वो फिर अपने विनके सिंह की तरफ देखता है जो कि अभी थोड़ा दूर जाके खड़ा हो गया था, और फिर वो जीशु की तरफ देखता है। अभी वो फिर अपने बिच्छू की डेड बॉडी को वहाँ पर ज़मीन पे रखता है और उसके पास जो तलवार पड़ी थी वो उसे उठाता है। फिर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने आज तक ना कभी हार मानी है और ना हार मानूंगा। साउजिन मर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। अभी वो उस तलवार को खड़ा करता है और उसके सहारे से उठ जाता है और वो रेडी हो जाता है, तो उसकी सारी सेना भी वापस से फुल फॉर्म में आ जाती है एंड जो वुयान तो वो भी खड़ा हो जाता है एंड बिच्छू की बॉडी तो वहीं पे पड़ी रहती है। अभी जो अपने जीशु की सेना थी वो भी सब एक्टिव हो जाती है। अभी वो एकदम से ही जो अपना साउजिन था वो गुस्से में उनकी तरफ भागता है अपने जीशु बहन की तरफ, और अब साउजिन की लड़ाई साउजिन से होने लग जाती है और जो विनके सिंह था वो उनकी सेना से लड़ रहा होता है और वुयान जो था वो अपने चार मसल जागिर की सेना से लड़ रहा होता है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। एंड अब एक तो साउजिन का दिमाग एकदम से ख़राब हो चुका था बिच्छू की दर्द से, उसके जो कन्फ्यूजन वाला शौक थे उससे, ऊपर से अभी जीशु था तो इससे वो क्यों बख्शेगा। वो एक बार विनके सिंह के लिए तो रियायत कर भी देता
और वो करता भी, उसे मानना नहीं था। लेकिन जीशु पे तो उसका दिमाग वैसे भी ख़राब था, क्योंकि वेंकी सिंह की शादी उससे हुई थी। दूसरी बात, वो 4 मौसम जागीर का होने वाला राजा था, तो उसके लिए उसे मारना तो वैसे भी था। और ऊपर से ये जो बिच्छू की डेथ थी, इसने सार्जिन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था, इमोशनली उसे ब्रोक कर दिया था। तो उसका गुस्सा सब कुछ अब जीशु पे निकलने वाला था। लेकिन जीशु ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो भी उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहा था। इनफैक्ट वो उसे ओवर पावर ही कर रहा था। लेकिन सार्जिन भी अब ताकतवर हो गया था। लाइक ऐसे नहीं कि उसमें बहुत ताकत आ गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा था, जब इंसान गुस्से में होता है तो वो एकदम पागल हो जाता है, उसके अंदर पागलों वाली ताकत हो जाती है। तो उस हिसाब से वो लड़ रहा था, और वो अब अपने शिशु को हर्ट भी कर रहा था, और शिशु उसे हर्ट कर रहा था, जो कि पहले से ही हर्ट था। तो बेसिकली जो अपना शिशु था वो स्टिल उसे ओवर पावर कर रहा था। अभी जो अपना सार्जिन होता है, उसे जो अपना शिशु था वो उसे एकदम ही जो खोखला कर देते हैं ना, वैसे वाली सिचुएशन में उसे ले आता है, लाइक बिल्कुल अधमरा, और ऐसे करके उसे गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो अपने वैन की तरफ देखता है और एकदम से चिल्ला के कहता है, वैन। अभी जो सार्जिन होता है वो भी उसकी तरफ देखता है, और जो युद्ध होता है वो एकदम से रुक जाता है। अभी वैन केसिंग अपने सार्जिन को देखता है और फिर अपने बहन को देखता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो अपनी तलवार को आगे करता है और कहता है, पूरा करो अपना बदला, ठंडी करो अपने मन में जो प्रतिशोध की आग जल रही है, उसे खत्म करो आज ही सब, लो अपना बदला, आओ। अभी जो अपना बहन होता है वो उसके पास आता है, उस तलवार को देखता है और सार्जिन को देखता है। अभी जो सार्जिन होता है वो उसे देख रहा होता है। अभी वैन पास आकर उस तलवार को पकड़ता है, फिर सार्जिन की तरफ देखता है और कहता है, मुझे पाने के लिए तुमने ये सब किया, मुझे इतनी तबाही, इतने लोगों की जान ली तुमने, मेरे पिता की जान ले ली तुमने मुझे पाने के लिए, इतने घटिया हो तुम। और वो बिच्छू इसे प्रेम कहता है। प्रेम नहीं, ये पागलपन है, वासना है तुम्हारी। अरे प्यार होता क्या है उसका मतलब भी तुम्हें नहीं पता है। और सच कहूँ तो तुम्हें आज यहाँ पे देखकर, इस तरह रक्त और गाँव में लिपटा हुआ देखकर दिल को बहुत संतोष मिल रहा है, लेकिन असली संतोष तो मुझे तुम्हारे प्राण लेकर ही मिलेगा। अभी वो तलवार उठाता है और अपने सार्जिन के हृदय को वो बार बार स्टैब करने लग जाता है, एंड वो एकदम ही साइको हो जाता है। अभी जो अपना शिशु होता है वो सब देख रहा होता है, और सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। एंड जो अपना फूयान होता है वो इस समय भी साइड में नहीं था इनकी, वो एकदम से भागा था जब उसे पता चलता है ये सब चीज़ें, क्योंकि वो जंग में थोड़ा दूर ही हो जाता था, लाइक जानबूझ के नहीं, गलती से। इतने सारे लोग थे ना, तो उन सबसे डील करते करते वो आगे हो जाता था। वो देखा तो वो एकदम से हैरान हो जाता है कि लाइक ब्रदर तो मर ही गया था, अब पिता भी उससे जुड़ के जा चुके हैं। वो इतनी बुरी तरह से उन्हें मारे जा रहा था, जो रमन किसी था सार्जिन मर भी चुका था, लेकिन उसे मारे जा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, उसे बहुत ही घृणा, गुस्सा, सब कुछ इतना ज़्यादा फील हो रहा था ना, वो एकदम पागल हो गया था। वो मारे जा रहा था उसे, एंड जो अपना शिशु था वो बस ये देख रहा होता है। एंड जो अपना वुयन होता है वो वहीं पर आके गिर जाता है सार्जिन के पास, और ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे सुध नहीं हो रही थी। वो देख रहा था पर उसे वो चीज़ दिख नहीं रही थी, उसकी आँखें से भी सब देख रही थी। और जो अपना वैन होता है वो उसे मारते मारते फिर वहीं पर गिर जाता है, और इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ से वो रोने लग जाता है, क्योंकि किसे ही अच्छा लगेगा ये जानकर कि उसके कारण किसी एक पागल इंसान ने उसके राज्य को इतनी हानि पहुँचाई, अपने राज्य को हानि पहुँचाई, उसके पिता की जान ले ली, उसकी माँ के साथ उसने ऐसे बर्ताव किया, उसे कारागाह में बंद कर दिया। ये सब कौन सा इंसान बर्दाश्त कर पाएगा। उसे सब सुन के इतना दुख हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। उसके हाथ में वो तलवार होती है, खून से सने उसके हाथ, बाल बिखरे बिखरे, वो फूट फूट के रो रहा होता है। अभी वो ऊपर की तरफ देखता है और रोते रोते कहता है, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए,
साजिद ने मेरे कारण आपकी जान ले ली। सारा दोष मेरा है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अभी शीशु फिर पेन के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है, उसे हक कर देता है और जो फिर होता है वो उसे पकड़ के इतना रोता है कि उसकी कोई दाह ना हो, वो बस रोए जा रहा होता है। अभी कहानी में कुछ दिनों का लीड दिखाया जाता है जिसमें अपने जो फैन केसिंग था लाइक वो इस चीज़ से ओवरकम तो किया ही था। शीशु तो उसके साथ उसकी फैमिली थी, उसके साथ माँ भी अब उसे मिल ही गई थी क्योंकि ऑब्वियसली जो अपने ताया हुसैन थे वो जंग को हार गए थे, लाइक लिटरली वो अपना सब हार गए थे। लेकिन फैन केसिंग जो था उसने जो अपना वोयन था, क्योंकि वोयन नहीं बचा था, उससे सिर्फ अपनी भूत घाटी वापस ली थी, बाकी सब कुछ उसे उसका वापस कर दिया था। उससे उसको कोई सरोकार नहीं था और जिस पर बाकी सब भी समर्थन कर ही रहे थे क्योंकि उन्हें भी उसके राज्य से कोई मतलब नहीं था होयान के। और ऊपर से होयान अच्छा इंसान था, सभी बातों से होयान काफ़ी अच्छा इंसान था। वो साओजिन के बेटे होने के बाद भी उसकी तरह नहीं था। बिच्छू जो था वो तो साओजिन के हमें हाँ मिलाया करता था, लेकिन होयान जितना हो सके उतना सही चीज़ का साथ देता था। तो वो लोग ऐसा कुछ भी उसके साथ नहीं करने वाले थे और ऐसा होता भी है। जो अपना होयान था उसे उसका राज्य वापस कर दिया जाता है एंड अब वैन केसिंग को उसकी माँ भी मिल गई थी और अपना राज्य भी वापस मिल गया था और अपना कोमिमियान ने ना काओ वेनिंग को अडॉप्ट भी कर लिया था क्योंकि उन्हें जब पता चला कि वैन केसिंग की रक्षा वेनिंग ने कैसे की थी तो वो उसे बहुत ज़्यादा मानने लगी थी। लाइक मानती तो वो पहले से ही थी उसे, वो वेनिंग को बहुत ही मानती थी, तभी तो वैन केसिंग को वेनिंग के साथ भेजा था। लेकिन जो वेनिंग ने किया था उससे वो उसे बहुत ज़्यादा मानने लगी थी। फिर वैन केसिंग ने मैंने रिक्वेस्ट की कि वो वेनिंग को अडॉप्ट कर ले जिससे कि जांग की शादी में कोई आपत्ति ना हो जो अपने किन्वाजैग हैं उन्हें, और वो ऐसे ही करती हैं, वो खुशी खुशी वेनिंग को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो अब वेनिंग जो है वो वैन केसिंग का अडॉप्टिव ब्रदर हुआ, तो इससे उसका स्टेटस बढ़ गया जिससे कि अब शादी में कोई भी आपत्ति नहीं होने वाली थी। अभी हमें शीशु को दिखाया जाता है जो कि अपने महल की जो सबसे ऊंची बालकनी थी वहाँ पे खड़ा होता है और जो अपना वैन केसिंग होता है वो उसे ढूंढते ढूंढते आ रहा होता है। वहाँ पे वो उसे देखता है और कहता है आप यहाँ क्यों खड़े हैं, मैं आपको पूरे महल में ढूंढ रहा था। अभी वैन केसिंग को शीशु पलट के देखता है और कहता है कही क्या बात है। अभी जो वैन होता है वो उसे ध्यान से देखता है और कहता है आप किसी बात को लेकर परेशान हैं। अभी शीशु कहता है नहीं तो कुछ सोच रहा था बस। अभी वैन कहता है क्या सोच रहे थे आप। अभी शीशु कहता है आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। अभी वो कहता है क्या नहीं बताया। अभी शीशु कहता है यही कि हमें अपने परिवार वालों को कब बताना चाहिए कि हमारी शादी का सत्य क्या है और अब इस शादी का भविष्य क्या है। अभी जो मैन होता है वो एकदम से सीरियस हो जाता है। फिर वो कहता है आप इतनी जल्दी पीछे हटवाना चाहते हैं क्या मुझसे। अभी शीशु एकदम से सैड होकर हंसने लग जाता है। फिर कहता है मेरे ना जाने से क्या फ़र्क पड़ता है। अभी फैन उसके पास आता है और कहता है मुझे फ़र्क पड़ता है शीशु। अभी शीशु कहता है नहीं पड़ना चाहिए आपको फ़र्क, क्योंकि रिश्ता अगर दो लोगों का होता है तो उसे निभाने की चाहत भी दो लोगों की होनी चाहिए। अकेले की चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना पड़ना चाहिए। जो अपना बहन होता है वो स्माइल करता है और कहता है और अगर मैं कहूँ कि मैं खुद इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ तो, अगर कहूँ कि आपके साथ रहना चाहता हूँ तो। अभी जो शीशु होता है वो तो एकदम हैरान होकर फिर को देखने लग जाता है। अभी वैन केसिंग उसके और पास आता है, उसके दोनों गालों को होल्ड करता है और कहता है ये रिश्ता चाहे किसी भी वजह से बना हो, लेकिन अब इस रिश्ते की सच्चाई यही है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ आपसे, आपको अपना पति मान चुका हूँ और मैं इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता और मैं जानता हूँ कि आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो। ये जो शीशु होता है वो तो उसे देखने लग जाता है। विवेन कहता है लेकिन फिर भी अगर आप वो इतना ही बोलता तभी जो अपना शीशु होता है वो उसे हक कर लेता है। फिर वैन केसिंग कुछ देर तक तो एकदम शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो भी उसे बैकअप करता है। अभी शीशु कहता है धन्यवाद
इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए। आप जानते नहीं मैं किस तकलीफ में था, आपको नहीं छोड़ना चाहता, कभी नहीं चाहता था, बस अपनी भावनाओं को कभी बता ही नहीं पाया। अभी जब मैंने होता है वो कहता है कोई बात नहीं, पर मैं तो समझ गया ना। अभी यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और श्याम को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है और वहाँ पे वैनिंग आता है और कहता है श्याम आपने मुझे बुलाया। अभी श्याम उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ वैनिंग, मैंने आपको बुलाया था, वो मुझे आपकी सहायता चाहिए। अभी जो वैनिंग होता है वो एकदम से उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, कोई समस्या है क्या। अभी श्याम कहती है जी, और उसे आप ही दूर कर सकते हैं। अभी जो वैनिंग होता है वो ज़मीन पर घुटना खोल बैठ जाता है क्योंकि श्याम बेड पे बैठ। अभी वो कहता है क्या हुआ, कुछ बात हो गई क्या। अभी जो श्याम होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। वैनिंग उसे देख रहा होता है, तभी श्याम एक बॉक्स निकालती है। वैनिंग कहता है ये क्या है। अभी श्याम कहती है खोलिए। अभी वो उस बॉक्स को खोलता है तो देखता है कि उसमें वही चूड़ियाँ हैं जो उन्होंने वो घाटी वाले बाज़ार से ली थी। अभी वैनिंग श्याम की तरफ देखता है और श्याम उसे देख के एक मिशीवियस वाली स्माइल करती है। वैनिंग कहता है इस तरह बोल बोल करना आप मेरी जान ले लेंगी किस दिन, और मैं सोच रहा था कि आप किसी मुसीबत में आ गई हैं जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अभी श्याम कहती मुसीबत ही तो है, कब से मेरे पास रखी हुई है, पर इसे देने वाला मेरे हाथ में बनाता ही नहीं। अभी मैंने कहता है तो आपने मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ पे। अभी श्याम कहती है बेशक, चलिए अब मेरे हाथों में इसे पहनाइए। अभी जो वैनिंग होता है उसे देखता रहता है, फिर हेड चेक करता है स्माइल करते हुए और फिर चूड़ियों को निकाल कर श्याम के हाथों में पहनाने लग जाता है और फिर उसे देखते हुए ही, लेकिन स्टिल सावधानी से। अभी श्याम को तो बहुत ब्लश आ रही होती है। अभी फिर वो जब चूड़ी पहन लेती है तो दोनों हाथ उसके सामने करती है और कहती है कैसी लग रही है। अभी वैनिंग उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है कलाई से और कहता है बहुत सुंदर। और फिर वो श्याम की तरफ देखता है और कहता है श्याम मुझे यकीन नहीं होता अपने भाग्य पर कि आप जैसी लड़की भी मुझ जैसे करीब इंसान से प्यार कर सकती है। आप वाकई में दूसरों से बहुत अलग हैं, क्योंकि राजकुमारियाँ तो बहुत होती हैं, बहुत देख रखी है मैंने, लेकिन आपकी तरह कोई नहीं होती जिसके अंदर इतना साहस है कि वह गरीब इंसान से प्यार कर सके, उसके लिए लड़ सके, उसके अलावा किसी और से शादी करनी पड़े उसे से वो आत्महत्या करने की कोशिश कर सके। आपकी तरह सच में कोई नहीं है। अभी श्याम होती है उसे अच्छा भी लग रहा होता है और ब्लश भी आ रही होती है। वो उसे डिब्बे को रखती है और वैनिंग को वैसे ही पकड़ के हक कर लेती है और वैनिंग भी उसे हक कर लेता है। अभी हमें ताहुज़ेब के बारे में बताया जाता है। वहाँ पर जो अपना वुयन था वो अब राज्य संभाल रहा था और उसमें तो पहले से ही राज्य की अच्छी खासी समझदारी थी। वो भले ही उतना एक्टिव नहीं था राज्य के कार्य में, जो अपना बिच्छू और सार्जन थे वो ज़्यादा थे, लेकिन राज्य कैसे संभालते हैं और कैसे अच्छी तरह से उससे डील करते हैं जनता के साथ, वो सब उसे आता था। तो वो बहुत ही अच्छे से राज्य को संभाल रहा था। हाँ, उसे बिच्छू की और सार्जन की कभी बहुत गलती थी, बस लाइफ का मतलब यही है गोज़ ऑन, मूव ऑन, तो बस वो यही कर रहा था। एंड कहा जाती वो भी राज्य के कार्य में उसकी सहायता करती थी। अभी हमें उसी कुल देवी के मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने कुमम्यान, वैनकेसिंग, साओ ज़िशु, जियांग, वैनिंग और ज़िशा के पेरेंट्स थे और सभी वहाँ पर दर्शन करने आए होते हैं। अभी कुमम्यान जो थे ना, उन्हें वैनकेसिंग और ज़िशु के रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक तो ज़िशु की वजह से ही वो सब लोग उस प्रॉब्लम से निकले, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो शादी के लिए तैयार ना होता तो कुछ भी नहीं होने वाला था और प्रॉब्लम और क्रिएट होती। एंड दूसरी बात कि वैनकेसिंग और ज़िशु दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी माँ को हमेशा यही चाहिए था कि वैन खुश रहे, वो हर हालत में बस खुश रहे, वो यही चाहती थी। और अगर वो खुश है तो उन्हें क्या दिक्कत है, शादी तो वैसे भी हो चुकी है। सो शी वॉज़ रियली ओके विद दैट मैरिज। अभी हमें पूजा में सभी को खड़े हुए दिखाया जाता है, सभी ने अपने हाथ जोड़े हुए होते हैं। अभी जो अपने रंग थी ना वो शीशे के पुल में खड़ी थी और शीशे के उस साइड में वैनकेसिंग के उस साइड में वैनिंग खड़ा था। अभी जो कुशंग होती है
वो शिशु की तरफ देखती है जो कि ऑब्वियसली आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था। अभी श्रेयांक धीरे से वहाँ से हटती है और वैनिंग के पास आके खड़ी हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करती है, पर वैनिंग को हल्का सा धक्का देती है तो वैनिंग की आंखें खुल जाती है। वो श्रेयांक की तरफ देखता है और श्रेयांक उसे देख के स्माइल करती है और वैनिंग भी उसे देख के फिर स्माइल करता है। अभी वो दोनों फिर वापस से अपनी आंखें बंद करते हैं और प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ से एंड फाइनली ये फैन यहाँ पे ख़त्म होती है। आई नो मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दी है, बहुत ज़्यादा लेट कर दी है। 2 दिन बाद इसकी एनिवर्सरी होने वाली है एंड अब जाके ये फ़ैन फिक्शन ख़त्म हो रही है। आई नो मैं बहुत स्टुपिडली वाला मैंने काम किया है, बहुत लेट हुआ है, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी। एंड कभी-कभी तो ऐसा नहीं होता था कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकती थी। कभी-कभी होता था कि तबीयत ख़राब नहीं होती थी, टाइमिंग का इशू रहता था एंड कभी-कभी मैं किसी काम के चलते खुद नहीं जा पाती थी, तो उसकी वजह से बहुत लेट हो गया। आई एम सो सॉरी गाइस, वेरी सॉरी। मुझे परसों न्यू फैन फिक्शन लानी है एंड मुझे उसे प्रिपेयर करना ही है। एंड यहाँ पर देखिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एंड अब मैं इसे ख़त्म करके उसकी रिकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू हो जाता है। एंड सबसे बुरी बात तो जो मैं बीमार पड़ी थी ना, उसकी वजह से मेरे शेड्यूल की ऐसी की तैसी हो गई। अगर वो भी बीमार ना पड़ती ना तो मेरे 20 दिन बर्बाद ना होते। खैर अब उस पे अफ़सोस करने से कोई मतलब नहीं है। सो फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली जाके ये फैन फिक्शन ख़त्म हुई। मेरे सर पे तलवार लटकी हुई थी, तो या आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच गाइस तब से लेकर अब तक मेरा सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं जैसी लड़की हूँ ना, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ इतने लोचे हो कैसे जाते हैं। मतलब कभी-कभी तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि मैं सोचती कि इससे निकलूँ कैसे, समझ में नहीं आता मुझे। सो या फाइनली ये फैन फिक्शन तो ख़त्म हुई। अब मैं अपनी जो बाकी फैन फिक्शंस हैं जो आने वाली उन पे ध्यान दे सकूँगी। इसकी हेडेक बहुत ज़्यादा थी, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे ये स्टोरी पसंद नहीं थी, पसंद थी, बट इसके साथ थोड़े लोचे हो जाते थे तो कभी-कभी मैं चिढ़ जाती थी, वरना ये स्टोरी भी मुझे पसंद थी। एंड मैंने ट्राई किया है इसे अच्छा बनाने के लिए। अगर पसंद आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं उतना पसंद आया तो मैं अगली बार से और भी अच्छे से ट्राई करूँगी। इसे ऐसी स्टोरी को पता इसे क्या तो ख़त्म हो गई, और भी जो मेरी स्टोरीज़ आएँगी उन्हें अच्छा बनाने की। सो या अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंशु तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड प्लीज़ इस स्टोरी को लेकर अपना फीडबैक भी दीजिएगा। फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अब मेरी किसी और फैन फिक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंशु। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल, जय वंशु।